L9 हिंदी 81 अध्याय 63 वज्र का अर्थ। यान फेई के दो विकल्प सुनकर यांग सोंग ने व्यंग्य किया और उंगलियां चटकाईं। उसके पीछे एक हट्टा कट्टा अधेड़ आदमी खड़ा था जो यान फेई को घूर रहा था। यान फेई ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात अनसुनी कर दी। वह उठा और ऑफिस की फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के पास गया, नीचे सड़क की ओर देखते हुए। फिर अचानक उसने अपने नीचे रखी कुर्सी पकड़ी और उसे खिड़की पर जोर से पटक दिया। शीशे के टुकड़े टुकड़े होने और उसके टुकड़े नीचे गिरने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। ये खिड़की अंदर की ओर थी, जहां से एक विशाल लॉन दिखाई दे रहा था, जहां आसपास कोई नहीं था, इसलिए गिरते हुए मलबे से किसी को चोट नहीं आई। कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यान फेई क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि यान फेई कुर्सी घुमाकर टूटी हुई खिड़की के बचे हुए टुकड़े तोड़ रहा था। खिड़की को रोकने के लिए कोई शीशा न होने के कारण बाहर से तेज हवा आ रही थी, जिससे कागज पूरे कार्यालय में बिखर रहे थे। यान फेई ने मुड़कर यांग सोन की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, मैं तुम्हें यह तय करने के लिए 10 सेकंड का समय दूंगी कि तुम इस जगह को कैसे छोड़ोगे। 10 सेकंड के बाद मैं तुम्हारे लिए दूसरा विकल्प चुनूंगी। क्रोधित होकर यांग सोन ने इशारा किया और दो हट्टे कट्टे अधेड़ आदमी यान फेई को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यान फेई ने कड़ा रुख अपनाया, उसकी मुट्ठियां तेजी से निकली और बिजली की गति से दोनों आदमियों की छाती पर वार करने लगी। उसी समय कमरे में मौजूद सभी लोगों ने दो कड़क की आवाजें सुनी और देखा कि दोनों अधेड़ उम्र के आदमी पीछे की ओर ऐसे उछले मानो किसी ट्रक से टकरा गए हों। फिर वे कमरे की दीवार से जोरदार टक्कर के साथ टकराए, जिसमें हड्डियों के टूटने की आवाज भी शामिल थी। अधेड़ उम्र के दोनों आदमी दीवार से किसी पेंटिंग की तरह चिपके हुए थे और थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे नीचे खिसक गए और जमीन पर बेसुध पड़े रहे। उनकी हालत का अंदाजा नहीं था। दीवार पर खून की एक लंबी लकीर बनी हुई थी, जो भयानक और डरावनी लग रही थी। अपने पहले ही वार में यान फेई ने यांग सोन के दो अंगरक्षकों को बेहोश कर दिया, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया और अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। वहां मौजूद युवक दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने आने से पहले यान फेई के ताइक्वांडो मुकाबलों के वीडियो देखे थे, लेकिन ताइक्वांडो को ज्यादा महत्व न देते हुए भी वे उसके कौशल को कमा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस मुकाबले के बाद यान फेई की ताकत फिर से आसमान छू जाएगी, और अब अफ्रीका में जिंदगी मौत की लड़ाई के बाद ये दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अपनी इस जबरदस्त युद्ध शक्ति के प्रदर्शन से उसने युवाओं के समूह को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। लू पिनपिन खड़ी होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि यान फेई ने हाल ही में मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है और वह काफी शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि एक ही वार में यांग सोन के दो अंगरक्षकों को ढेर कर देगा। वह अक्सर इन अंगरक्षकों को यांग सोन के साथ देखती थी। वे अपनी क्षमताओं में असाधारण थे और उसके कई मसले सुलझा चुके थे। फिर भी वे यान फेई के सामने बिल्कुल असहाय थे, शिशुओं की तरह शक्तिहीन। रात के 9:29। कमरे के बाहर एकत्रित कंपनी के अन्य कर्मचारी यान फेई को प्रतिद्वंद्वी के अंगरक्षकों को आसानी से मार गिराते देख रोमांचित थे तथा अपने बॉस की कुशलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। यान फेई ने जमीन पर पड़े दो अधेड़ अंगरक्षकों पर ध्यान न देते हुए यांग सोन की ओर देखा। यान फेई का रौद्र रूप देखकर यांग सोन सिहर उठा और जैसे ही वह कुछ शांतिदायक शब्द कहने वाला था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यान फेई का रूप अचानक गायब हो गया और यांग सोन को लगा जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो और उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाए। नीचे उसने दूर सड़क और लॉन देखा, जैसे हवा का एक झोंका उसके पास से गुजर रहा हो। free.webn/HCOM। यान फेई ने बिना किसी प्रयास के यांग सोन को नीचे गिरा दिया और फिर एक हाथ से उसका पैर उठाकर उसे खिड़की से बाहर खींचकर बाहर लटका दिया। खिड़की से शीशा हटाने का मकसद यांग सोन को उल्टा लटकाने में मदद करना था। यान फेई के चेहरे पर भावशून्यता थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक हाथ से यांग सोन का पैर ऊपर उठाया। उसने कहा, 10 सेकंड पूरे हो गए हैं और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे लिए कोई चुनाव करूं। तभी यांग सोन के दोस्त सदमे से उबरते हुए उसे खिड़की के बाहर एक पैर से पकड़े हुए देखकर घबरा गए। उनमें से एक युवक पीछे मुड़ा और चिल्लाया, बहन पिन, मदद करो, उसे रोको, यांग सोन का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लू पिन ने ठंडी सांस ली लेकिन चुप रही। एक और युवक ने अचानक कहा, यान फेई, अभी बंद करो। क्या तुम जानती हो कि यांग सोन के पिता कौन हैं? तुम यांग परिवार को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती।
अपने दोस्तों को अपने समर्थन में आते देख उल्टा लटका हुआ यांग सोंग अंततः अपनी शुरुआती घबराहट से बाहर आया और चिल्लाया, यानफेई, मुझे नीचे उतार दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। यानफेई भावशून्य रही और बोली, मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया था, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता चुन रही हूँ। अफ्रीका में यानफेई ने अपने ड्रोन अवतार की भयानक क्षमताओं के बल पर तबाही मचा दी थी, लेकिन उसका अपना व्यवहार भी एक खतरनाक आभा लिए हुए था। उसके कहे शब्द किसी की भी रूह कंपा देते थे। यांग सोंग अभी भी खतरे से बेखबर जोर से धमकी दी, यान, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी कंपनी को नष्ट कर दूंगा। यांग सोंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, इससे पहले ही यानफेई ने उसका पैर छोड़ दिया जो उसने पकड़ रखा था। अचानक बिना सहारे के यांग सोंग गिरने लगा। एक चीख के साथ उसका सारा अभिमान गायब हो गया और वह हताश होकर चिल्लाया, नहीं, मैं माफी मांगता हूं, प्लीज। यानफेई का दाहिना हाथ बिजली की तरह नीचे गिरा और यांग सोंग को पकड़ लिया जब वह नीचे गिर रहा था। यांग सोंग, जिसने यानफी से इतनी बेशर्मी और धमकियों से बेपरवाह होने की उम्मीद नहीं की थी, अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की एक झलक पाकर घबरा गया। उसे लगा कि उसका अंत निकट है और वह दया की भीख मांग रहा है। शुक्र है कि यानफी ने समय रहते उसकी चीखें सुन ली और उसे फिर से पकड़ लिया, वरना उसका भयानक अंत हो जाता। यांग सोंग को यानफी ने एक बार फिर पैर से पकड़ लिया और वह तुरंत इतना डर गया कि उसकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ गई और साथ ही उसके मूत्राशय और आंतों पर नियंत्रण भी खत्म हो गया। क्योंकि वह उल्टा लटका हुआ था, पेशाब उसके कपड़ों से होते हुए उसके मुंह में वापस आ गया। यानफेई ने जोर से खींचकर यांग सोंग को फर्श से छत तक की खिड़की के बाहर से अंदर खींच लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। यांग सोंग इस कठिन परीक्षा से गुजरकर इतना डर गया था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस उल्टी परीक्षा के खत्म होने और यानफी द्वारा उसे जमीन पर पटक दिए जाने के बाद भी वह लगातार रोता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में चिल्ला रहा है और उसके मुंह से एक पीले से अज्ञात तरल पदार्थ की बूंदें टपक रही थीं। उसके कुछ साथी जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, यांग सोंग को खड़ा होने में मदद की और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। यानफेई ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि आप दूसरा विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है ना? तभी यांग सोंग को आखिरकार होश आया। उसने यानफेई को तीखी नजरों से देखा, लेकिन यानफेई के चेहरे के भाव देखकर वह चौंक गया। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी घायल कैप्टन हुआंग और ली टिंगटिंग को प्रणाम किया और माफी मांगी। यानफेई ने घुटने टेकने की मांग की थी, लेकिन यांग सोंग किसी और के सामने घुटने टेकने के लिए खुद को बिल्कुल तैयार नहीं कर पा रहा था। उसने यानफेई पर एक नजर डाली और ये देखकर कि यानफेई ने उसके प्रणाम को अस्वीकार नहीं किया, उसने राहत की सांस ली। फिर यांग सोंग के एक साथी ने कंपनी के वित्त विभाग से संपर्क किया और कैप्टन हुआंग के इलाज और पोषण संबंधी खर्चों के लिए 10 लाख युआन की राशि मुआवजे के तौर पर जमा कर दी। तभी उन्हें यानफेई से मायूस होकर परिसर छोड़ने की इजाजत मिली। यानफेई के कहने पर यांग सोंग और उसके साथी अपने साथ 2 बेहोश अंगरक्षकों को लेकर निकले। यानफेई के कार्यालय लौटते ही उसने उपद्रवी युवा मालिक के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की और अपने अपार व्यक्तित्व का परिचय दिया। कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी ओर विशुद्ध प्रशंसा भरी आंखों से देखा। लू पिनपिन के आदेश का पालन करते हुए कैप्टन हुआंग और घायल सुरक्षा गार्डों को इलाज के लिए शंघाई के सबसे अच्छे अस्पताल भेज दिया गया। तभी यानफेई को लू पिनपिन से पूछने का समय मिला कि क्या हुआ था। लू पिनपिन कुछ निराश दिखी जब उन्होंने यानफेई को बताया कि यांग सोंग बीजिंग के यांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जो दूसरी पीढ़ी का एक सच्चा अमीर लड़का था। उसके पिता यांग लियू चीन में एक प्रसिद्ध उद्यमी थे और उनका व्यापक प्रभाव था। लू पिनपिन पहले साम्राज्य के एक शीर्ष 500 उद्यम में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम कर चुकी थी। संयोग से यांग सोंग की नज़र उन पर पड़ गई थी, जिन्होंने उन्हें तुरंत एक देवी के रूप में देखा और उन्मत्त होकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन लू पिनपिन के दिल में पहले से ही कोई था। उसने यांग सोंग के पीछा करने की परवाह न करते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया। फिर भी यांग सोंग ने हार नहीं मानी और व्यापारिक बातचीत के बहाने उन्हें परेशान करती रही। कुछ कारणों से यानफेई ने अलग होने के बाद लू पिनपिन के बारे में इंटरनेट पर जानकारी नहीं खोजी थी, इसलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बीजिंग में वह इतने सालों में कितनी मशहूर हो गई थी। बीजिंग के व्यापारिक हलकों में लू पिनपिन को एक व्यावसायिक प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, जिसके संपर्कों का एक व्यापक नेटवर्क था।
हालांकि यांग सोंग ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने कभी भी उस पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की, और उसके साथी उसकी क्षमताओं से और भी प्रभावित हुए, और जब भी वे उसे देखते उसे आदरपूर्वक बहन पिंग पिंग कहकर अभिवादन करते। बाद में लू पिंग पिंग बीजिंग छोड़कर शंघाई लौट आई। क्योंकि वह कम ही लोगों से मिलती जुलती रहती थी, यांग सोंग उनका पता नहीं लगा पाए। वेट लॉस कुकीज वाली घटना के उजागर होने और उनकी जानकारी लीक होने के बाद ही यांग सोंग उनका पता लगा पाए। यांग सोंग ने यान फेई और लू पिंगपिंग को एक साथ व्यवसाय शुरू करते हुए देखा, और यह मान लिया कि यान फेई लू पिंगपिंग का प्रेमी है, जिसके कारण एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई और यहां तक कि यान फेई को एक सबक भी मिला जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लू पिंगपिंग की व्याख्या सुनने के बाद यान फेई को ठीक से समझ आ गया कि यांग सोंग कौन था। हालांकि यांग परिवार की ताकत बहुत बड़ी थी, फिर भी यान फेई ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। एक बार जब उसका अपना व्यवसाय सचमुच फैल गया और मजबूत हो गया, तो वह बीजिंग के यान परिवार से कमतर नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास ब्लैक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ड्रोन का सहायक मस्तिष्क और तकनीकी विश्लेषण भी था। जब तक वह ब्लैक टेक्नोलॉजी का विकास करता रहेगा, उसका भविष्य का लक्ष्य यांग परिवार को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने अधीन करना होगा। यान फेई ने भी थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं सचमुच यांग सोन को यहां से नीचे फेंक दूंगी? तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। लू पिंगपिंग मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हारे चरित्र को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उसे इतने सारे लोगों के सामने नीचे नहीं फेंकोगे। ज्यादा से ज्यादा तुम उससे बस डरा रहे थे। जब कोई वास्तविक खतरा नहीं था तो मैं तुम्हें क्यों रोकूं? यान फेई अचंभित रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। वह और लू पिंगपिंग 4 साल से सहपाठी थे। लू पिंगपिंग उसे बहुत अच्छी तरह समझता था, खुद से भी बेहतर। दरअसल उसका सबके सामने यांग सोन को मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह अंततः असहयोगी यांग सोन को जाने भी देता तो भी वह उससे निपटने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल ही लेता। हालांकि लू पिंगपिंग उसे समझती थी, लेकिन वह सिर्फ उसे पहले जैसा ही जानती थी। ड्रोन अवतार मिलने के बाद से वह खुद पर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उसने उन सभी को खत्म करने की ठान ली थी जो उसे खतरा थे। लू पिंगपिंग ने गंभीरता से कहा, ये यांग सोंग एक स्ट्रॉ बैग है, ध्यान देने लायक नहीं, लेकिन आपको उसके पिता से सावधान रहना चाहिए। उसके पिता, यांग लियू, अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते हैं। वह लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि चीनी उद्यमों के हितों को बेचने की कीमत पर भी, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। यान फेई ने सिर हिलाया। उसने इस यांग लियू के बारे में पहले भी सुना था, एक बेशर्म आदमी जो सिर्फ मुनाफे के पीछे भागता था। मुनाफे के लिए वह न सिर्फ अपने साथियों बल्कि देश को भी धोखा दे सकता था। यान फेई को हैरानी हुई कि यह आदमी देश में अपना कारोबार कैसे बढ़ा पा रहा है। अगर उसने यान फेई की कंपनी को निशाना बनाया तो यान फेई को सचमुच अपने विकल्पों पर विचार करना होगा। हालांकि ये जानते हुए कि यांग लियू से टकराव तो होना ही था, उसे आज जो हुआ उसका कोई अफसोस नहीं था। लू पिंगपिंग भी चिंतित लग रहे थे और उन्होंने कहा, फेई, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो तुम्हारा यांग सोन के साथ झगड़ा नहीं होता। यान फेई ने हाथ हिलाकर उपेक्षापूर्वक हंसते हुए कहा, चलो, हम दोनों के बीच इस बारे में कोई बात नहीं होती। तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं। इसके अलावा जब से हम मिले हैं तब से तुम ही हमेशा मेरी मुसीबतों से निकलने में मेरी मदद करते रहे हो। आज मैं तुम्हारी मदद कर पाया और यह उचित ही है। यान फेई और लू पिंगपिंग की मुलाकात के बाद दोनों ने कंपनी की अगली कार्रवाई पर चर्चा की और सहमति व्यक्त की, जिसमें लू पिंगपिंग ने एजेंटों और अफवाहों को संभाला, जबकि यान फेई ने सुरक्षा बढ़ाने पर काम किया। ये बात छोड़कर कि लू पिंगपिंग व्यापारिक जवाबी हमले से कैसे निपटेंगे और अफवाहों को कैसे दूर करेंगे, केवल यान फेई पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने शंघाई के नवस्थापित वेटन्स मामलों के विभाग से संपर्क करना शुरू कर दिया। चीन में हाल ही में स्थापित यह विभाग सेवानिवृत्त सैनिकों से जुड़े मामलों का प्रबंधन करता है। यान फेई ने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनकी पहुंच इन दिग्गजों की एक बड़ी संख्या तक थी। पिछले कुछ वर्षों में चीनी सेना की छवि में सुधार, उनके कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ आज्ञाकारिता के कारण वे कई कंपनियों के लिए भर्ती का लक्ष्य बन गए थे। यान फेई के नेतृत्व में ड्रीम फूड्स शंघाई बाजार में एक नए उद्यम के रूप में उभरा था। एक वास्तविक उद्योग खिलाड़ी के रूप में कंपनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त कर रही थी और भारी कर चुका रही थी। केवल 2 महीनों में इसका कर योगदान 500 मिलियन को पार कर गया, जिसने नगर निगम सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण कंपनी पर आए हमले के दौरान उनकी चिंता और समर्थन बढ़ा।
इसलिए जब यान फेई ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग से संपर्क किया तो वहां के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब यान फेई ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कुछ फुर्तीले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव रखा तो वे बहुत खुश हुए। यान फेई की उदारता और अपने कर्मचारियों के साथ उनके निष्पक्ष व्यवहार के कारण वे ड्रीम कंपनी पर पूरा ध्यान दे रहे थे। अगर वे प्रबंधन का पालन करते और सौंपे गए कार्यों के लिए कंपनी की गुणवत्ता और वितरण मानकों को पूरा करते तो वे शंघाई में विदेशी उद्यम कर्मचारियों के बराबर आय अर्जित कर सकते थे। फ्रे अ वेब एंड ओवल सियोम ड्रीम कंपनी के उदार कल्याणकारी लाभ शंघाई के संबंधित विभागों में हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। अगर राज्य द्वारा अधिकारियों पर लगातार कठोर नियंत्रण न होता तो संभव है कि कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को कंपनी में शामिल करने की व्यवस्था पहले ही कर ली होती। जब पूर्व सैनिक मामलों के विभाग के अधिकारी यान फेई से संपर्क करने पर विचार कर रहे थे कि क्या वह पूर्व सैनिकों के एक समूह को स्वीकार करेंगे तो यान फेई ने पहले ही उनसे संपर्क करने की पहल कर दी थी, जिससे वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने सबसे प्रतिष्ठित कर्मचारियों की सिफारिश उनके पास करने का वादा किया। freewebnovel.com यान फेई ने अपनी जरूरतें भी साफ कर दी। उन्हें सुरक्षा कार्यों में कुशल सबसे उच्च स्तरीय कर्मियों की जरूरत थी और यह भी सुनिश्चित करना था कि ये लोग एक ही सैन्य इकाई में सेवारत न रहे हों ताकि गुटबाजी न हो सके। वेटरन अफेयर्स विभाग के कर्मचारियों ने यान फेई की शर्तों को समझा और उन्हें पूरा करने का वादा किया। तीसरे दिन ड्रीम फूड्स कंपनी में 30 से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिक ड्यूटी पर पहुंचे, जिनमें 2 महिला सैनिक भी शामिल थीं। ये लोग हाल ही में सेवानिवृत्त हुए विशिष्ट योद्धा थे जो सेना में बिताए अपने समय की गरिमा बनाए हुए थे। शारीरिक रूप से दुर्जय होने के कारण उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। साथ आए अधिकारियों ने उनका परिचय कराया। निदेशक यान ये कुलीन योद्धा हैं जो अपनी इकाइयों में सर्वश्रेष्ठ थे और उन्होंने सुरक्षा का गहन अध्ययन किया है। यान फेई ने इन सैनिकों को गर्व और अनुशासन से खड़े देखा और बेहद संतुष्ट हुए, एक तो उनके हौसले की वजह से और दूसरी वजह ये कि वे एक ही यूनिट से नहीं थे जिससे गुटबाजी से बचा जा सका। उन्होंने मौके पर ही कार्मिक विभाग के प्रमुख से उनकी जांच करवा ली और अगर कोई खामी नहीं पाई गई तो सभी को रख लिया जाएगा। इससे न सिर्फ उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याएं हल होंगी बल्कि देश के लिए योगदान देने वाले सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार भी हो सकेगा। यान फेई आमतौर पर राज्य द्वारा नियुक्त लोगों पर भरोसा करते थे, हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनमें कोई जासूस है भी या नहीं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि विदेशी सेनाएं घुसपैठ नहीं करेगी। जल्द ही सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और सभी 35 योद्धाओं को काम पर रख लिया गया। उनमें से 32 ने एक नया सुरक्षा विभाग स्थापित किया, जबकि 2 महिला सैनिकों को लू पिनपिन की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। वांग दाजुन नाम के एक और युवक को यान फेई के ड्राइवर और निजी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। बेशक यान फेई की ताकत उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां उससे अब वांग दाजुन के संरक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बॉडीगार्ड को एक मोर्चे के तौर पर रखा। इससे न सिर्फ उसे एक अतिरिक्त चालक मिल गया बल्कि दूसरों से जानबूझकर कमतर आंकने का मौका भी मिला, जिससे उसका सामना होने पर गलतियां हो सकती थीं। नए सुरक्षा विभाग के गठन और उसमें पूर्व सुरक्षा कर्मचारियों के शामिल होने के साथ पूर्व सुरक्षा विभाग प्रमुख हुआंग देशिंग ये जानते हुए कि वे पर्याप्त रूप से कुशल नहीं थे, स्वेच्छा से पद छोड़कर अपनी जगह बनाने के लिए आगे आए। इन हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के आने से ड्रीम फूड्स कंपनी की सुरक्षा अब पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई। चूंकि ड्रीम फूड्स कंपनी शंघाई नगर सरकार का एक प्रमुख केंद्र थी और उसने कई अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती की थी, और खासकर उस क्रूर घटना के बाद जब उनकी निर्माण प्रक्रिया चोरी हो गई थी, संबंधित एजेंसियों ने यान फेई की सुरक्षा टीम के लिए 5 पिस्तौल परमिट के लिए विशेष रूप से आवेदन किया और उन्हें 5 पिस्तौल से लैस किया। इन आग्नेयास्त्रों ने कंपनी की निवारक क्षमताओं में इजाफा किया। अफ्रीका में यान फेई की मुलाकात ओल्ड मैन गू से हुई, जो भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते थे और वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। चीन लौटने पर उन्होंने लू पिनपिन को उनके सुप्रीम वीआईपी कार्ड पर धन के प्रवाह की जांच करने का काम सौंपा। उन्होंने ओल्ड मैन गू के पीओएस टर्मिनल से 10 लाख रुपये स्वाइप किए थे और ओल्ड मैन गू के गायब होने के बाद यान फेई ने पैसों का पता लगाकर गू का पता लगाने की सोची। लेकिन अगर वह ओल्ड मैन गू को न भी पा सके तो कम से कम उनका असली नाम तो जानना ही चाहता था। यान फेई को निराशा हुई जब उसके सुप्रीम वीआईपी कार्ड से निकाले गए $10 लाख सीधे एक घरेलू फाउंडेशन में चले गए जो गंभीर रूप से बीमार अनाथों और बुजुर्गों की मदद करता है। उन्हें फोन करने पर उसे पता चला कि फाउंडेशन को ही नहीं पता था कि उनके खाते में पैसे किसने भेजे थे।
नतीजतन यान फेई की बुरे आदमी गू को ढूंढने और उसकी भविष्यवाणी करने की शक्ति का इस्तेमाल भविष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में करने की योजना नाकाम हो गई। हालांकि यान फेई को तुरंत एहसास हुआ, बूढ़े आदमी गू में शायद भविष्य देखने की क्षमता थी। उसने यान फेई की हरकतों का पहले ही अनुमान लगा लिया था और पहले ही सुराग काट दिए थे ताकि यान फेई उससे न ढूंढ सके। चूंकि यान फेई खुद भविष्य नहीं देख सकता था, इसलिए स्वाभाविक था कि वह बूढ़े आदमी गू का पता न लगा सके। भविष्य से मार्गदर्शन पाने में असमर्थ यान फेई केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। जैसे ही वह और लू पिंगपिंग इंटरनेट पर फैली अफवाहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहे थे, वांगडे फूड नाम की एक कंपनी सामने आई और उसने वजन घटाने को मुख्य विक्रय बिंदु बनाकर अपने पौष्टिक बिस्कुटों का जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। उनके प्रचार चित्रों से वांगडे फूड का उत्पाद ड्रीम फूड्स के वजन घटाने वाले कुकीज से काफी मिलता जुलता था। इसके अलावा अपने प्रचार में उन्होंने ड्रीम फूड्स के साथ अपने संबंध का सूक्ष्म संकेत दिया, जिससे ये संकेत मिलता था कि उनका उत्पाद भी वही है। वांगडे फूड के प्रचार का पता चलने पर यान फेई का उत्साह काफी बढ़ गया, क्योंकि पर्दे के पीछे का वह संदिग्ध संगठन आखिरकार सामने आ गया था। जब तक वे जमीन के नीचे छिपे रहे, वह शक्तिहीन था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका विरोधी कौन है। लेकिन एक बार जब वे सतह पर आ गए और उनका विरोधी साफ हो गया, तो यान फेई के पास उनसे निपटने के कई तरीके थे। वांगडे फूड के व्यापक प्रचार के साथ कई एजेंट, जिन्होंने पहले ड्रीम फूड्स के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर ली थी, ने भी प्रचार शुरू कर दिया और दावा किया कि वे वांगडे फूड के साथ मिलकर इस युगांतकारी वजन घटाने वाली कुकी को लॉन्च करेंगे। उपभोक्ताओं को कुछ वापस देने के लिए वांगडे फूड ने अपने उत्पादों की कीमत 500 युआन प्रति बॉक्स पर बेहद किफायती रखी, जिससे कुकीज की वजन घटाने की प्रभावशीलता की गारंटी के साथ साथ ड्रीम फूड्स के उत्पादों को बेचने की विश्वसनीयता भी बनी रही। यान फेई शांति से देख रहा था, ये जानते हुए कि वांगडे फूड और उसके सांठगांठ वाले एजेंट अपनी चाल चलने वाले हैं। हालांकि उनके पास वजन घटाने वाली कुकी की निर्माण प्रक्रिया जानने के लिए बहुत कम समय था और उन्होंने कोई उत्पाद नमूना तैयार नहीं किया था। उनके मन में, जब तक उनके पास अपने प्रतिद्वंद्वी की पूरी निर्माण प्रक्रिया है, वे निश्चित रूप से उत्पाद बना सकते हैं। उनके शुरुआती प्रचार का उद्देश्य समय हासिल करना था, ताकि एक बार उनका उत्पाद बन जाने के बाद वे ड्रीम फूड्स का बाजार हिस्सा हथिया सकें। यान फेई ने अपना ड्रोन अवतार सक्रिय किया और क्वांटम रडार का उपयोग करके इंटरनेट से जुड़कर सहायक मस्तिष्क को वांगडे फूड के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजने का निर्देश दिया। तब उन्हें पता चला कि वांगडे कंपनी को स्थापित हुए अभी केवल 2 साल ही हुए थे और इसका मुख्यालय पड़ोसी प्रांत की राजधानी हैंग सिटी में था। लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने केवल कुछ व्यापारिक पुनर्विक्रय का ही काम किया था। वे विदेशों से उत्पाद आयात करते थे और फिर उन्हें बेचने के लिए घरेलू स्तर पर वितरक ढूंढते थे। उनका व्यवसाय न तो बढ़ा था और न ही गिरा था, ये सुस्त था और किसी ने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर भी यान फेई को लगा कि इस कंपनी में, या यूं कहें कि इसके पीछे की ताकतों में कुछ तो असामान्य है। उनके विज्ञापनों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रीम फूड्स की वजन घटाने वाली कुकीज की निर्माण प्रक्रिया पहले ही हासिल कर ली है। इससे पहले आगे की बदनामी से बचने के लिए यान फेई ने इस निर्माण प्रक्रिया का पेटेंट नहीं कराया था। यही वजह थी कि वांगडे फूड ने कानूनी कार्रवाई के डर के बिना ड्रीम फूड्स की प्रक्रिया का खुलकर इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाए। इसलिए यान फेई ने सहायक मस्तिष्क को ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया और तब उन्हें पता चला कि वांगडे फूड के नाम से एक विदेशी अपशिष्ट पुनर्चक्रण कंपनी चल रही थी। ये पुनर्चक्रण कंपनी यूरोप, अमेरिका और जापान से कचरा इकट्ठा करने और उसे देश में ही छांटने और संसाधित करने के लिए वापस भेजने में माहिर थी। विदेशी अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग बहुत लाभदायक था, लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ और संक्रामक स्रोतों और जीवाणुओं का खतरा पैदा हुआ, जो छंटाई संयंत्रों में काम करने वालों के साथ साथ आसपास की आबादी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए देश ने पिछले साल राष्ट्रीय मानकों को पूरा न करने पर विदेशी कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और परिणामस्वरूप ये आयात कंपनियां व्यवसाय से बाहर हो गईं। लेकिन अभी 1 महीने पहले राष्ट्रीय अधिकारियों ने अवैध रूप से आयातित विदेशी कचरे का एक जत्था पकड़ा, जिसमें वांगडे फूड के अंतर्गत आने वाली विदेशी अपशिष्ट पुनर्चक्रण कंपनी भी शामिल थी। उनके द्वारा आयातित कचरे में खतरनाक पदार्थ और बैक्टीरिया पाए गए, जिससे छंटाई करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा था, जिसके कारण संबंधित राज्य विभागों ने कठोर दंड के रूप में उनका व्यावसायिक लाइसेंस रद्द कर दिया। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर उपलब्ध है।
साथी तौर पर वांगदे फूड कंपनी और कचरा छँटाई संयंत्र के बीच कोई संबंध नहीं दिखता था और उन्होंने कभी भी किसी भी संदर्भ में एक दूसरे का नाम नहीं लिया। हालांकि ऑक्सिलरी ब्रेन की डेटा संग्रहण क्षमता अद्भुत थी और उसने हांगकांग स्थित एक संस्था द्वारा जारी किए गए इक्विटी स्ट्रक्चर चार्ट में एक सुराग खोजा, जिससे पता चला कि वांगदे फूड 85% हिस्सेदारी के साथ कचरा छँटाई संयंत्र का सबसे बड़ा शेयरधारक था। इस इक्विटी स्ट्रक्चर चार्ट के प्रकाशित होने के बाद किसी ने इसे हटा दिया और इसे केवल एक अन्य लगभग अपठित ज़ॉम्बी वेबसाइट पर उद्धृत किया गया। यही कारण है कि ऑक्सिलरी ब्रेन को उस साइट पर यह सुराग मिला और किसी ने भी वांगदे फूड फैक्ट्री और कचरा छँटाई संयंत्र के बीच किसी भी संबंध पर ध्यान नहीं दिया। वांगदे फूड और कचरा छँटाई संयंत्र के बीच इस गुप्त संबंध का पता चलने पर यान फेई का शक और भी बढ़ गया। अगर किसी फूड फैक्ट्री में एक अधीनस्थ कचरा छँटाई संयंत्र भी होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके रिश्ते को छिपाने की इतनी कोशिश क्यों की जाए? फिर उसने फिर से सहायक मस्तिष्क को विदेशी नेटवर्क से जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा। एक दिन बाद ऑक्सिलरी ब्रेन को आखिरकार उगावा फाइनेंस नामक एक जापानी कंपनी की निवेश रिपोर्ट में वांगदे फूड का नाम मिल गया। रिपोर्ट के अनुसार उगावा फाइनेंस ने वांगदे फूड में 95% हिस्सेदारी के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था, जिसका मतलब था पूर्ण नियंत्रण। हालांकि रिपोर्ट में वांगदे फूड का जिक्र पिनइन में था, चीनी अक्षरों में नहीं, फिर भी ऑक्सिलरी ब्रेन ने उसमें वांगदे कंपनी का विवरण पहचान लिया, जिससे ये पुष्टि हुई कि वांगदे फूड ने उगावा फाइनेंस से निवेश स्वीकार कर लिया था, जो इसका नियंत्रक शेयरधारक था। उगावा फाइनेंस एक जापानी वित्तीय दिग्गज था जिसका जापान में व्यापक प्रभाव और शक्ति थी। यान फेई तो बस वांगदे फूड के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे यह पता चल गया कि यह एक जापानी कंपनी है, जिससे वह कुछ हद तक अचंभित रह गया। आखिरकार सार्वजनिक रूप से वांगदे फूड ने हमेशा देशभक्ति के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया था और जापानी स्वामित्व वाली कंपनी होने का कोई संकेत नहीं दिया था। और अब ये जापानी स्वामित्व वाली कंपनी सामने आई है। क्या यह तय किया जा सकता है कि उसकी कंपनी की प्रक्रियाओं का लीक होना जापानियों से जुड़ा? अगले दिन यान फेई ने अपना भेष बदला और अपने नए ड्राइवर को साथ नहीं लाया। वह अपनी नई कार से लिन प्रांत की राजधानी हैंग शहर गया और हैंग शहर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का नाटक किया। शाम होने पर वह अपनी कार वांगदे फूड कंपनी के पास ले गया। वह खुद कंपनी का जायजा लेना चाहता था और वांगदे फूड की बारीकियों को देखना चाहता था। रात के 9 बजते बजते सभी फैक्ट्री कर्मचारी काम से निकल चुके थे। कर्मचारियों की बातचीत से यान फेई को पता चला कि फूड फैक्ट्री में उत्पाद लाइन की मरम्मत और ट्यूनिंग का काम चल रहा था, इसलिए इस दौरान कोई नाइट शिफ्ट नहीं थी और कर्मचारी कंपनी से जल्दी निकल गए। 10 बजे के बाद यान फेई ने काले रंग का हुड वाला गाउन पहना और अपने चेहरे पर एक तरह का स्प्रे छिड़का जिससे वह निगरानी कैमरों की नजरों में न आ सके। इस स्प्रे में एक खास चमकदार पेंट था जो ऑप्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके फ्लैश लैंप से आने वाली सारी रोशनी को परावर्तित कर देता था, जिससे निगरानी फुटेज में एक सफेद धब्बा दिखाई देता था और यान फेई की तस्वीर कैद नहीं हो पाती थी। उसने ये स्प्रे इंटरनेट से मंगवाया था। असल में यह एक गेमिंग उत्पाद था, इसलिए उसने इसे आसानी से खरीद लिया था और अब ये काम आ रहा था। यान फेई ने अपने आसपास का जायजा लिया, कई निगरानी कैमरों से सावधानी से बचते हुए, फिर तेजी से दीवार फांदकर फैक्ट्री के मैदान में कूद गया। उसने आसपास के कैमरों पर ध्यान से नजर रखी, जहां तक हो सके उनके कवरेज के अंधे क्षेत्रों में चलता रहा और इस दौरान अपना चेहरा हुड के अंदर छिपाने के लिए अपना सिर झुकाए रहा। एंटी फोटोग्राफी स्प्रे की मौजूदगी के बावजूद वह बेपरवाही से खुद को उजागर न करने के लिए सतर्क था। वांगदे फूड फैक्ट्री का पूरा इलाका अजीब तरह से खाली था, सिर्फ केंद्रीय कार्यालय की इमारत अभी भी रोशन थी। यान फेई सावधानी से कार्यालय की इमारत के पास पहुंचा, फिर बाहरी दीवार पर चढ़ गया और ऊपरी मंजिल पर एक कमरे की ओर बढ़ा जहां बत्तियां जल रही थीं। एक हाथ से बाहरी दीवार को पकड़े हुए उसने अंदर झांका तो देखा कि कई लोग इकट्ठे थे, शायद किसी मीटिंग में। उसे उत्सुकता हुई, उसने चुपचाप खिड़की का एक छोटा सा हिस्सा खोला और अंदर हो रही बातचीत पर कान लगा लिया। कमरे में 3 पुरुष और एक महिला मौजूद थे, लेकिन वे सभी उस महिला की बात मान रहे थे जो इस समय चर्चा का नेतृत्व कर रही थी। फैशन के कपड़े पहने युवती ने पूछा, मैनेजर जियान, क्या उत्पाद संबंधी समस्याएं सुलझ गई हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मिस रयो, उत्पादन लाइन पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है और अब निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ही देर में हम पहला तैयार उत्पाद तैयार कर लेंगे। रयो को नाम की महिला ने कहा, बुरा नहीं है, आप चीनी लोग काम करने में काफी कुशल हैं।
आपको पता होना चाहिए कि हम हर दिन देर से काम शुरू करने पर कितना नुकसान उठाते हैं। मैनेजर जियांग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और कहा, मिस रयोको, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं उनसे उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करूंगा और इस सप्ताह आधिकारिक तौर पर उत्पादों को बाजार में उतारने का प्रयास करूंगा। रयोको ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, मैनेजर जियांग, मैं आपके प्रदर्शन से बहुत खुश हूं, वरना आप यहां खड़े नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि आपके पद के लिए बहुत से लोग होड़ लगा रहे हैं। चीन में लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई भी अपरिहार्य नहीं है। मैनेजर जियांग ने तुरंत झुककर सिर हिलाया और कहा, मिस रयोको, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं नमूनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए तुरंत साइट पर जाकर निरीक्षण करूंगा। मैनेजर जियांग के कमरे से बाहर जाते ही रयोको ने बाकी दो लोगों की तरफ देखा और कहा, इगावा-सान, ड्रीम फूड्स की वजन घटाने वाली कुकीज की रेसिपी हमें आपके सहयोग की बदौलत मिली है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इगावा नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, ओगावा परिवार की सेवा करना सम्मान की बात है। रयोको ने आगे कहा, मुझे जिज्ञासा है कि जिस एजेंट को आपने ये कार्य करने के लिए भेजा था, वह अब चीन में नहीं है ना? इगावा ने जवाब दिया, वह चीन छोड़कर जापान लौट गए हैं। रयोको ने कहा, यह अच्छी बात है। मुझे डर था कि अगर वह चीन में रहा तो पकड़ा जा सकता है, जिससे हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इगावा ने उसे आश्वस्त किया, मिस रयोको, आप निश्चिंत रहें। जापान लौटते ही वह छिप गया। अगले कुछ वर्षों तक वह पूरी तरह से एकांत जीवन जिएगा और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। रयोको ने आह भरते हुए कहा, जापानी उद्योग कभी बहुत गौरवशाली था, दशकों तक दुनिया का नेतृत्व करता रहा। जापानी उद्यम और उत्पाद दुनिया भर में देखे जा सकते थे। किसने सोचा था कि पिछले साल के घोटाले एक के बाद एक सामने आएंगे और मेड इन जापान के मिथक को चकनाचूर कर देंगे। एक बार यह मिथक पूरी तरह टूट गया तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे, जिसका असर जापान के विकास पर पड़ेगा और हमारी गिरावट तेज हो जाएगी। इसलिए जापान के भविष्य के लिए हमें और अधिक तकनीक हासिल करनी होगी, यही जापान के विकास का एकमात्र सहारा है। अन्यथा हम इस चीनी पोषण बिस्कुट तकनीक को अपनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मेरे मन में चीनी तकनीक के लिए कोई सम्मान नहीं था। एक और आदमी बोला, रयोको, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। सालों से ये चीनी हमसे चोरी करते आ रहे हैं, इतनी सारी तकनीकें ले रहे हैं। उन्होंने हमारी तकनीक और उत्पादों की क्लोनिंग करके शुरुआत की और आज की सफलता हासिल की। अब उनकी न्यूट्रिशनल बिस्किट तकनीक लेकर हम बस उनका एहसान चुका रहे हैं। रयोको ने आगे कहा, चीनी लोगों की इस पीढ़ी की तारीफ करनी होगी। वे न सिर्फ अपने पूर्ववर्तियों जितने मेहनती और दृढ़ हैं, बल्कि उनकी कल्पनाशीलता भी अब पहले से कहीं ज्यादा जबरदस्त हो गई है। वे ऐसे अविश्वसनीय उत्पाद बनाने में कामयाब रहे हैं। बस उनकी दूरदर्शिता कमजोर है, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि इस उत्पाद का बाजार कितना बड़ा है। अकेले चीनी बाजार का मूल्य कम से कम $40 अरब प्रति वर्ष है, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर विचार करें तो वार्षिक बिक्री कम से कम $50 अरब हो सकती है। इतनी विशाल बाजार क्षमता वाला उत्पाद उनके हाथों में बेकार है, केवल जापानी उद्यम ही इसे सही मायने में बड़ा और विस्तारित कर सकते हैं। रात के 9:32। ये सुनकर यान फेई को आखिरकार यकीन हो गया कि वांगडे फूड वाकई एक जापानी कंपनी है, और इसी वांगडे फूड ने उसकी निर्माण प्रक्रिया चुराई थी। हालांकि चूंकि वह ड्रोन अवतार नहीं था और उसने पहले से रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार नहीं किए थे, इसलिए वह इन लोगों की बातचीत का वीडियो नहीं बना सका। यहां तक कि एक सहायक मस्तिष्क की मदद से भी यह संभव नहीं था, जो थोड़ा अफसोस की बात थी। फिर भी आज रात के मिशन ने उसके दुश्मन की पहचान की पुष्टि कर दी थी, जिससे यानफेई को अपने अगले कदम के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य मिल गया था। तीनों ऑफिस में जापानी उद्योग के बीते सुनहरे दिनों को याद कर रहे थे, तभी मैनेजर जियांग एक डिब्बा हाथ में लिए वापस लौटे। उन्होंने रयोको की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मिस रयोको, प्रोडक्शन लाइन ने आखिरकार पहला नमूना तैयार कर लिया है। प्लीज देख लीजिए। बैकवोट। रयोको बहुत संतुष्ट थी जब उसने डिब्बा उठाया, उसे खोला और अंदर रखे बिस्कुटों को देखा और उनकी तुलना मेज पर रखे ड्रीम फूड्स द्वारा बनाए गए वजन घटाने वाले कुकीज के एक और डिब्बे से की। उसने कहा, इन वजन घटाने वाले कुकीज की निर्माण प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ड्रीम फूड्स के वजन घटाने वाले कुकीज जैसे ही दिखते हैं। भविष्य में हम जानबूझकर उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे उत्पाद और ड्रीम फूड्स के उत्पाद एक ही फॉर्मूले से बने हैं, और ड्रीम फूड्स पर हमारी तकनीक चुराने का संदेह है।
हम अपने उत्पाद बेचने के लिए उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाएंगे। मैनेजर जियांग मुस्कुराते रहे और उन्होंने अंगूठा दिखाते हुए प्रशंसा से कहा, मिस रयोको, आपका कदम सचमुच शानदार है, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। रयोको ने वजन कम करने वाली कुकी का एक टुकड़ा उठाया, उसे मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाने लगी। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने थूकते हुए कहा, पटू, और कुकी मुंह से बाहर निकलते हुए बोली, यह क्या है? इसका स्वाद इतना बुरा क्यों है? मैनेजर जियांग चौंक गया। उसने डिब्बे से एक कुकी निकाली और उसे मुंह में डाल लिया। उसे तुरंत एक अजीब सा स्वाद आया जिससे उसे उल्टी आने लगी। लेकिन उसने रयोको की तरह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और एक कूड़ेदान उठाकर उसमें कुकी थूक दी। उन दोनों के अजीब से हाव भाव देखकर कमरे में मौजूद अन्य दो व्यक्तियों ने भी अपने मुंह में कुकीज डाली और वे भी चौंक गए तथा अपनी कुकीज कूड़ेदान में थूक दी। रयोको ने कप से पानी लेकर मुंह धोया और बड़ी मुश्किल से उसका अजीब सा स्वाद धुल पाया। गुस्से से उसने कहा, मैनेजर जियांग, क्या यही वो चीज है जो आपने मेरे लिए बनाई है? इतना स्वाद और अच्छी बिक्री की बात तो दूर, लोग एक ही निवाले के बाद गालियां देंगे, है ना? मैनेजर जियांग, जिसका चेहरा पसीने से तर था, कहता रहा, यह असंभव है। ये वजन घटाने वाली कुकीज उसी उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार बनाई गई हैं जो हमें प्राप्त हुई थी। हमें प्रदान किए गए उत्पादन डेटा और वीडियो में हमने बिल्कुल उसी प्रक्रिया का उपयोग किया है जो दूसरे पक्ष ने की थी। ये गलत कैसे हो सकता है? रयोको ने इगावा की तरफ देखा, जो शांत रहा। उसने कहा, मेरी तरफ मत देखो, मेरे लोग कभी डेटा नहीं बदलेंगे। और तो और, जब उसने डेटा दिया तो उसने पूरी वर्कशॉप की प्रोडक्शन प्रक्रिया का एक वीडियो भी दिया। क्या वीडियो में जो है वह बिल्कुल डेटा में है वैसा ही नहीं है? रयोको सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैनेजर जियांग, किसी भी संभावित विसंगति के लिए उत्पादन प्रक्रिया की तुरंत जांच करें। मैनेजर जियांग उत्पादन प्रक्रिया की जांच करने के लिए जल्दी से बाहर आए। कमरे में रयोको ने भौहें चढ़ाई और कहा, इगावा-कुन, मैं यह नहीं कह रही कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब कुछ समस्या लग रही है और तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। इगावा ने कहा, मैं डोमेस्टिक से तुरंत संपर्क करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या पूरे ऑपरेशन में कोई समस्या है, और मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक उत्तर दूंगा। इगावा के जाने के बाद रयोको ने कमरे में बचे हुए व्यक्ति से कहा, जो ओगावा, इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो ओगावा ने कहा, हम अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि समस्या वास्तव में कहाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि इगावा परिवार की ओर से कोई समस्या होने की संभावना अधिक है। रयोको ने कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि उन्होंने डेटा बदल दिया है? जो ओगावा ने जवाब दिया, ये संभव है। आखिरकार ये कई 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष का व्यवसाय है। हालांकि इगावा परिवार हमेशा से काफी विश्वसनीय रहा है और हमारे ओगावा परिवार के साथ उसका दीर्घकालिक सहयोग रहा है, फिर भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वे इस सौदे से आकर्षित नहीं होंगे। रयोको ने पूछा, आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? जो ओगावा ने उत्तर दिया, हम अपनी सारी उम्मीदें इगावा परिवार पर बिल्कुल नहीं लगा सकते। चीनी एजेंट सम्मेलन निकट आ रहा है और अगर हम इस समस्या को कम समय में हल नहीं कर पाए तो हमारा पिछला निवेश बेकार चला जाएगा, जिससे हमें भारी नुकसान होगा। रयोको ने कहा, मैं समझती हूँ। मैं परिवार से रणनीतिक मार्गदर्शन मांगूंगी और उन्हें लू पिंगपिंग नाम की उस महिला का व्यक्तिगत रूप से अपहरण करने के लिए एक पारिवारिक विशेषज्ञ भेजने को कहूंगी। ड्रीम फूड्स की महाप्रबंधक होने के नाते उसे निर्माण प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। जो ओगावा ने याद दिलाया, ड्रीम फूड्स का मालिक यान फेई नाम का एक आदमी है, क्यों न उसे पकड़ लिया जाए? रयोको ने जवाब दिया, मैंने इस यान फेई की जांच की है। वह एक साधारण भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने अपनी पारिवारिक संपत्ति के विध्वंस से मिले मुआवजे से अपनी संपत्ति की शुरुआत की थी और उससे पहले घर पर ही रहता था। इसलिए उसे कोई तकनीकी ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन लू पिंगपिंग अलग है। वह बीजिंग के एक प्रतिष्ठित उद्यम में शीर्ष प्रबंधक थी, जिसका एक मजबूत नेटवर्क था और वह कुछ उच्च स्तरीय शोध संस्थानों तक पहुंच बनाने में सक्षम थी। इसलिए तकनीक लू पिंगपिंग से ही आई होगी और कंपनी का प्रबंधन आमतौर पर लू पिंगपिंग ही करती है, जबकि यान फेई इधर उधर घूमता रहता है और कारोबार पर ध्यान ही नहीं देता। तो वह सिर्फ एक वित्तीय निवेशक है जिसका मुख्य तकनीक पर कोई नियंत्रण नहीं है। यान फेई ने पहले कभी बीजिंग में लू पिंगपिंग के मामलों के बारे में पूछताछ नहीं की थी, न ही उसने ऑनलाइन खोज की थी। बीजिंग में लू पिंगपिंग की स्थिति के बारे में उसे पहली बार यांग सोंग से पता चला था और आज दूसरी बार उसने लू पिंगपिंग के बारे में सुना था।
चाहे यांग सोंग और उसके दोस्तों का समूह हो या कमरे में मौजूद जापानी महिला रयोको, दोनों में लू पिनपिन के प्रति पर्याप्त समझ और अत्यधिक सम्मान था। इसके विपरीत यान फेई, जिसे लू पिनपिन को सबसे अच्छी तरह जानना चाहिए था, उसकी स्थिति के बारे में सबसे कम जानती थी। ये बहुत ही असामान्य था। कमरे में जो ओगावा ने कहा, इस समय जापान और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण है। अगर चीन को पता चल गया तो हमारे लोगों को जल्दबाजी में चीन भेजना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर उपलब्ध है। रयोको ने कहा, वजन घटाने वाली कुकीज बनाने की प्रक्रिया जानने के बाद हमने उसका एक संस्करण कॉपी करके जापान वापस भेज दिया। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यालय की प्रयोगशाला को भी अब तक वजन घटाने वाली कुकीज बनाने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां मिल गई होंगी। इसलिए अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें इस महिला को पकड़ना ही होगा। बेशक उसे पकड़ने के बाद हम उसे चीन में नहीं छोड़ सकते, हमें उसे वापस जापान लाना होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे वजन घटाने वाली कुकीज के सारे राज उगलवा लेंगे। मुझे यकीन है कि इतनी गहरी दिलचस्पी के चलते परिवार भी एक विशेषज्ञ को जरूर भेजेगा। fr.ewebnovel.com। यान फेई आग बबूला हो गया। ये जापानी लोग वाकई घिनौने थे, न सिर्फ उसके परिवार की वजन घटाने वाली कुकीज बनाने की प्रक्रिया चुरा रहे थे, बल्कि लू पिनपिन का अपहरण करके उसे जापान ले जाने की योजना भी बना रहे थे। गनीमत रही कि वह समय रहते शंघाई वापस पहुंच गया और उसे यह जानकारी मिल गई, वरना हालात अकल्पनीय होते। यान फेई के मन में ओगावा परिवार के इन दोनों सदस्यों के प्रति एक जानलेवा इरादा पैदा हो गया था। शुरू में वह तुरंत कमरे में घुसकर इन दोनों जापानी लोगों को मार डालना चाहता था। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ उन्हें मारना आसान होता, लेकिन सोच विचार के बाद उसने ऐसा करने से परहेज किया। आखिरकार ये दोनों जापानी पक्ष के मोहरे मात्र थे, उन्हें मारने का कोई खास मतलब नहीं था। इसके अलावा चूंकि उसका परिवार भी कुकी मामले में शामिल था, अगर वह उन्हें मार भी देता तो भी उनका परिवार स्थिति को संभालने के लिए दूसरों को भेज देता और वे अंततः लू पिनपिन का अपहरण भी कर सकते थे। इसलिए वह समय से पहले कोई समस्या खड़ी नहीं करना चाहता था, बल्कि वह इन जापानी लोगों को जाल में फंसाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहता था, ताकि एक ही बार में सब कुछ पकड़ लिया जाए और खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कमरे में मौजूद दो जापानी लोग यान फेई के अचानक आए विचार की बदौलत कुछ देर के लिए बच गए, क्योंकि उन्हें इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वे अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते रहे, लेकिन उनकी बातचीत में अब ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं थी, बल्कि पारिवारिक कलह और साजिशों पर ध्यान केंद्रित था। यान फेई को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अंत में मैनेजर जियांग ने एक बार फिर तैयार कुकीज के नमूने भेजे, लेकिन पहले की तरह कुकीज का स्वाद बहुत बुरा था, मुंह में डालते ही उल्टी आने का मन करता था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि इन पौष्टिक बिस्कुटों का वजन घटाने पर कोई असर हुआ या नहीं, लेकिन स्वाद के मामले में ये पूरी तरह से नाकाम रहे, किसी को भी ये स्वाद पसंद नहीं आएगा। अगर इन बिस्कुटों का वजन घटाने पर वाकई कोई असर होता भी, तो ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये खाने वालों की भूख बिगाड़ देते थे, जिससे लोग खाना न खा पाने की वजह से वजन कम कर लेते थे। पोषण संबंधी बिस्कुट में समस्या की दोबारा पुष्टि होने पर मैनेजर जियांग को डांटकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद रयोको ने जापान को फोन करके स्थिति की जानकारी दी और परिवार से विशेषज्ञों को तैनात करने का अनुरोध करते हुए सामरिक सहायता की मांग की। इसके बाद जवाब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब यान फेई ने भोर की रोशनी आसमान में देखी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात खिड़की के बाहर छिपकर बातें सुन रहा था। कमरे में अभी तक जापान का कोई जवाब नहीं आया था। ये देखकर कि फूड फैक्ट्री के आसपास पहले से ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग मौजूद थे, उसने खुद को उजागर होने से बचाने के लिए चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया। होटल वापस आकर यान फेई ने सुरक्षा विभाग को लू पिनपिन की सुरक्षा बढ़ाने और फूड फैक्ट्री की सुरक्षा को और मजबूत करने के आदेश दिए ताकि निर्माण प्रक्रिया में फिर से चोरी न हो। अंततः उसने लू पिनपिन को फोन करके बताया कि वह हाल ही में बहुत सतर्क रहे, जब तक जरूरी न हो कंपनी से बाहर न जाए और सुरक्षा कर्मियों की नजरों से कभी दूर न रहे। हालांकि जापान में ओगावा परिवार ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि लू पिनपिन का अपहरण करने के लिए लोगों को भेजा जाए या नहीं, यान फेई ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। एक पल की लापरवाही लू पिनपिन के अपहरण का कारण बन सकती थी, जिसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने तुरंत उसकी सुरक्षा बढ़ा दी।
इसके अलावा दुनिया में इतने शक्तिशाली परिवारों और ताकतों के होते हुए कौन निश्चित रूप से कह सकता था कि केवल उगावा परिवार ही यानफेई की वजन घटाने वाली कुकीज को निशाना बनाएगा। अगले दिन शक से बचने के लिए यानफेई ने हैंग शहर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। बाद में उसकी जांच करने वालों के लिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान बनाने के लिए उसने न तो अपना भेष बदला और न ही अपनी कार चलाई, बल्कि बस से गया। होंग शहर में वेस्ट लेक सीनिक एरिया घूमने के बाद यानफेई एक बस में सवार हुआ। दोपहर का समय था और बस में कम ही लोग थे। पीछे बैठा वह खिड़की से बाहर देख रहा था, ऊब रहा था और सोच रहा था कि उगावा परिवार के खतरे से कैसे निपटे। तभी एक दुबला पतला युवक बस में चढ़ा। उसका चेहरा लाल था, शरीर कांप रहा था, पसीने से लथपथ था और वह बीमार लग रहा था। वह युवक प्राथमिकता वाली सीटों की तरफ बढ़ा, लेकिन आगे नहीं जा सका। उसने खुद को संभालने के लिए ऊपर की रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की। प्राथमिकता वाली सीट पर लगभग 11 या 12 वर्ष का एक लड़का बैठा था, जो अपने बगल में खड़े युवक को देखकर तुरंत अपनी सीट देने के लिए खड़ा हो गया और बोला। ऐसा लग रहा था कि युवक में अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसने केवल आभार व्यक्त किया और फिर उस सीट पर बैठ गया जो छोटे लड़के ने छोड़ दी थी, जबकि छोटा लड़का एक कदम पीछे हट गया और प्राथमिकता वाली सीटों के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया। यानफेई, जो पीछे बैठी थी, ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में चीनी लोगों के सभ्य गुणों में काफी सुधार हुआ है। खासकर बच्चे और युवा, जो सार्वजनिक स्थानों पर सभ्य व्यवहार के प्रति बहुत सजग थे, अब अपनी सीटें छोड़ना आम बात हो गई थी। अगर यह चलन जारी रहा तो चीन और भी ज्यादा सभ्य होता जाएगा। बस अगले स्टॉप पर पहुंची और सफेद टैंक टॉप पहने एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ा। ये बूढ़ा आदमी दुबला पतला और हड्डी भरा था। चढ़ने से पहले वह काफी जिंदादिल लग रहा था, लेकिन बस में चढ़ते ही वह बेसुध हो गया। वह बीमार युवक के पास गया, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए बैठे हुए युवक को देखा और जोर से बोला, अरे उठो और मुझे अपनी सीट दो। बीमार युवक का चेहरा पूरे समय बेचैनी से भरा हुआ था। शायद उसने बूढ़े की बातें नहीं सुनी थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह छोटा लड़का, जिसने अपनी सीट युवक को दे दी थी, फिर से खड़ा हुआ और बोला, दादाजी कृपया मेरी सीट पर बैठ जाए। बूढ़े आदमी ने बस के आधे खाली पिछले हिस्से पर नजर डाली, लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह बीमार युवक से बात करता रहा, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुमने सुना नहीं? इस बार बीमार युवक ने स्पष्ट रूप से सुना और जवाब देने से पहले मुड़कर देखा, बूढ़े आदमी, पीछे बहुत सारी खाली सीटें हैं, कृपया वहां बैठ जाए। freeabinover.com। बूढ़ा आदमी तुरंत गुस्से में आ गया और गरजा, ये प्राथमिकता वाली सीट है, हम बुजुर्गों के बैठने के लिए। तुम्हारे जैसे नौजवान की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर बैठने की? जल्दी से उठो और मुझे सीट दे दो। बीमार युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर भी वह अपनी सीट छोड़ने के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई समस्या है। वह अभी आधा उठकर फिर से बैठ ही पाया था कि उसके बाद उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। बूढ़े ने ये सब ठंडेपन से देखा और जब उसने देखा कि युवक ने उठने का इशारा किया और फिर वापस बैठ गया, तो वह क्रोधित हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अचानक अपनी पुरानी स्फूर्ति वापस पा ली और तरह तरह के वार्म अप व्यायाम करने लगा, झुकने लगा, पैर फैलाने लगा, हाथ पैर हिलाने लगा। वार्म अप खत्म करने के बाद उसने ऊपर की रेलिंग पकड़ी, अपनी सीट से उठा, पैर ऊपर उठाए और फिर उस बीमार युवक को जोर से लात मारी। बीमार युवक को बूढ़े आदमी के पैरों ने जोर से लात मारी और बस की खिड़की से टकराया। खिड़की भी धक्के से टूट गई। पीछे बैठे यात्रियों को भी लात की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत है कि बूढ़े आदमी की लात कितनी जोरदार थी। बीमार युवक का शरीर खिड़की से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह छोटा लड़का, जिसने अपनी सीट छोड़ दी थी, तुरंत बीमार युवक की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसे बूढ़े आदमी ने थप्पड़ मार दिया और डांटते हुए कहा, अरे छोटे चूहे, जब मैं अपनी ताकत नहीं दिखाता तो क्या तुम मुझे बीमार बिल्ली समझते हो? उस जमाने में ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे मैंने लड़ाई न की हो। तुम दोनों छोटे चूहे तो मेरी नज़र में भी नहीं आते। सही सामग्री freewebnovel.com पर उपलब्ध है। बूढ़े आदमी द्वारा मासूमियत से मारा जाने पर छोटा लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वहां खड़े लोग अब और चुप नहीं रह सके और उस बूढ़े आदमी को डांटने लगे। अहंकार से भरा हुआ बूढ़ा आदमी ताना मारते हुए बोला, मैं ऐसा ही इंसान हूं। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे मार।
याद रखना, मुझे दिल की बीमारी है और मैं झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही तुम मुझ पर हाथ रखोगे और मैं गिर जाऊंगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। यान फेई को अपने अंदर गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। इस बूढ़े ने उसे इंटरनेट पर देखी एक कहावत याद दिलाई। बात यह नहीं है कि बुजुर्ग बुरे हो गए हैं, बात यह है कि बुरे लोग बूढ़े हो गए हैं। शायद अपनी जवानी में, उस खास दौर में, ये बूढ़ा भी एक साहसी व्यक्ति रहा होगा। ये देखकर कि हर कोई केवल मौखिक रूप से उसकी निंदा कर रहा था और किसी ने भी हस्तक्षेप करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई, बूढ़ा आदमी और भी बेशर्म हो गया और बोला, तुम सब बेकार हो, वास्तव में कायरों का एक समूह हो जो केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे उस समय मिले होते तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सबक सिखाता। जैसे ही यान फेई ने इस घमंडी बूढ़े को सजा देने के लिए चुपचाप हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा, बीमार युवक आखिरकार उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था, वह लड़खड़ा रहा था, उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। वह लड़खड़ाकर खड़ा हुआ, छोटे लड़के को पकड़ लिया और उसे दिलासा देने लगा। बूढ़े आदमी ने अहंकार से प्राथमिकता वाली सीट ले ली, व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुमने पहले ही अपनी सीट छोड़ दी होती तो क्या ये सब टाला नहीं जा सकता था। बीमार होने का नाटक कर रहे हो और देखो, मेरी लात ने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीमार युवक ने बुजुर्ग को गुस्से से देखा, फिर हल्के से बुजुर्ग के कंधे पर थपथपाया। बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चिल्लाया, क्या कर रहे हो। बीमार युवक ने उत्तर दिया, मैं अपना बैग ले रहा हूं। पता चला कि बीमार युवक का बैग सीट पर छूट गया था और बुजुर्ग ने उसे जमीन पर पटक दिया। गुस्से से भरा चेहरा लिए युवक ने आगे कुछ भी करने से परहेज किया। तभी अगले स्टॉप पर बस आ गई तो उसने अपना बैग उठाया और रोते हुए छोटे लड़के के साथ उतर गया। जैसे ही दोनों बाहर निकले, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पहले जैसी सुस्ती फिर से शुरू कर दी, आंखें बंद कर ली और ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला है। कुछ स्टॉप चलने के बाद बस को अचानक आपातकालीन स्टॉप पर रुकना पड़ा और बूढ़े व्यक्ति का शरीर आगे की ओर झुका, फिर गलियारे में गिर गया। अजीब बात यह थी कि जमीन पर पड़े, पूरी तरह से निश्चल बूढ़े व्यक्ति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि पहले बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार से असंतुष्ट, फिर भी कोई उसे देखने के लिए आगे आया और ये देखकर चौंक गया कि बूढ़े व्यक्ति की सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, किसी को पता भी न चले वह किसी तरह मर गया। बस में एक मृत व्यक्ति सवार था, इसलिए ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर पुलिस को सूचना दी। बाकी यात्री मुसीबत के डर से बस के रुकते ही जल्दी से उतर गए और ड्राइवर के उस अनुरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वे गवाह बनकर बस में ही रहें। उन सभी ने पुलिस पूछताछ का सामना न करने का फैसला किया, खासकर उस जैसे घिनौने और ढीठ बुजुर्ग से तो बिल्कुल नहीं। यान फेई भी बस से उतर गया। अपनी असाधारण दृष्टि से उसने दूसरों से ज्यादा देखा। जब बीमार युवक ने आखिरकार बूढ़े के कंधे पर हल्की थपकी दी तो ऐसा लगा जैसे कुछ अद्भुत हुआ हो और फिर बूढ़े की मृत्यु हो गई। हालांकि वह युवक गंभीर रूप से बीमार और बेहद कमजोर लग रहा था, पर वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति थी जो आसानी से मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन चूंकि यान फेई को भी उस घमंडी बूढ़े के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मामले को और उलझाना नहीं चाहता था या पुलिस के लिए सबूत पेश करने के लिए रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे और भी जरूरी काम निपटाने थे। दिन में यान फेई अपना समय हैंग सिटी में टहलते हुए बिताता था। रात होते ही वह फिर से वांगडे फूड कंपनी के दफ्तर पहुंचा और जैसी की उम्मीद थी, वहां रयोको और जो ओगावा मिले। उनके अलावा मैनेजर जियांग भी कमरे में मौजूद था। जब यान फेई ने उन्हें देखा तो रयोको मैनेजर जियांग को निर्देश दे रही थी। यान फेई कल तैयार नहीं था, इसलिए उसने सुनी हुई जानकारी रिकॉर्ड नहीं की थी। हालांकि आज रात वह पूरी तैयारी के साथ आया था और कमरे में हो रही हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए एक हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा भी खरीदा था। रयोको ने वजन घटाने वाली कुकीज मैनेजर जियांग पर फेंकी और गुस्से से गाली देते हुए कहा, हमारे उगावा परिवार ने ड्रीम फूड्स कंपनी से इन वजन घटाने वाली कुकीज की निर्माण प्रक्रिया को चुराने के लिए इतनी परेशानी उठाए है और आप मुझे बता रहे हैं कि आप इन्हें बना नहीं सकते। क्या आप मूर्ख हैं। मैनेजर जियांग झुककर माफी मांगता रहा, लेकिन माफी मांगने के अलावा वह कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैनेजर जियांग ने रातों रात उत्पादन पुनः शुरू करने का प्रबंध कर लिया, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं थे। वे अभी भी योग्य उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सके। जो ओगावा ने किनारे से कहा, रयोको गुस्सा मत हो। मैनेजर जियांग, नीचे जाओ और फिर से देखो कि क्या कुछ ऐसा है जिसे तुमने अनदेखा कर दिया है।
मैनेजर जियांग, मानो उन्हें राहत मिल गई हो, बार बार झुके और पीछे हटकर कमरे से बाहर चले गए। रयोको ने अपनी भड़ास निकालने के बाद आह भरते हुए कहा, इगावा ने अपनी तरफ से इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति ने ड्रीम फूड्स कंपनी से चुराया गया सारा डेटा मुझे सौंप दिया है, इसमें कोई चूक या नकल नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरा अविश्वास उनके लिए अपमान है, इसलिए वे चाहते हैं कि मैं जापान वापस जाकर उनसे माफी मांगूं। जो ओगावा ने कहा, यदि इगावा की ओर से कोई समस्या नहीं है और हमारी उत्पादन फैक्ट्री की ओर से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है और वह ये है कि इगावा द्वारा प्राप्त डेटा फर्जी है। रयोको ने सिर हिलाया और कहा, यही एकमात्र संभावना है। ड्रीम फूड्स ने सभी उत्पादकों और यहां तक कि इगावा परिवार को धोखा देने के लिए किसी दृश्य स्पष्टीकरण तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उन्हें वही मिला जो कोई और चाहता था। असली मुख्य डेटा अभी भी ड्रीम फूड्स के हाथों में है। जो ओगावा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मुख्य डेटा रखने वाला व्यक्ति संभवतः लू पिनपिन ही होगा। चूंकि हमने मामले की रिपोर्ट कर दी है, तो चलिए परिवार के फैसले का इंतजार करते हैं। बस यूं ही वे दोनों ऑफिस में निश्चल बैठे कुछ पारिवारिक और कॉर्पोरेट राजों पर चर्चा करते रहे। 1 घंटे बाद ऑफिस की फैक्स मशीन की घंटी बजी और एक फैक्स भेजा गया। जो ओगावा ने फैक्स उठाया। यान फेई ने जल्दी से फैक्स को स्कैन किया और देखा कि वह समझ से परे प्रतीकों और बेतुकी बातों से भरा था और समझ ही नहीं पा रहा था कि उसमें क्या लिखा है। फ्रे एक वेब एलकम। जो ओगावा ने सामग्री पर नजर डाली और कहा, परिवार आपकी योजना से सहमत हो गया है और कल रात लू पिनपिन को पकड़ने के लिए एक पारिवारिक विशेषज्ञ को शंघाई भेजेगा। साथ ही उन्होंने ड्रीम फूड्स के मालिक यान फेई को पकड़ने का फैसला किया है। अपनी योजना को मंजूरी मिलते देख रयोको ने राहत की सांस ली और कहा, चूंकि परिवार ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, इसलिए मुझे राहत मिली है। लेकिन परिवार के लोग वाकई बहुत सतर्क हैं, यहां तक कि उस बेकार यान फेई को भी पकड़ रहे हैं। सही सामग्री फ्री VBN.OAL.com पर देखें। जो ओगावा ने हंसते हुए कहा, परिवार बस सावधानी बरत रहा है। अगर लू पिनपिन मानने से इनकार कर देती है, तो हम उसे यान फेई से धमका सकते हैं। देखिए कैसे उसने बीजिंग में सब कुछ छोड़कर यान फेई को उसकी कंपनी स्थापित करने में मदद की। इससे पता चलता है कि उनका रिश्ता साधारण नहीं है। रयोको ने कहा, मैंने असल में उनके रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। परिवार मुझसे ज्यादा दूर तक देखता है। वैसे वे कब कार्रवाई करेंगे? जो ओगावा ने फैक्स पर लिखे रहस्यमय संदेश को देखा और कहा, कल रात लगभग 11 बजे पारिवारिक विशेषज्ञ शंघाई के तट से प्रवेश करेंगे। उम्मीद है कि वे आधी रात के आसपास कब्जा कर लेंगे। अब हमें ये पुष्टि करनी है कि लू पिनपिन और यान फेई कल रात कहाँ होंगे। रयोको ने कहा, मैं समझ गई। मैं यथाशीघ्र उनके स्थान की पुष्टि करूंगी और फिर परिवार को खुफिया जानकारी भेजूंगी। दोनों ने लू पिनपिन को पकड़ने के बाद परिवार में मिलने वाले लाभों पर चर्चा की। यान फेई इस पारिवारिक कलह से बेपरवाह था। बाद में जब उसने देखा कि कोई और जानकारी नहीं है, तो उसने वांगदे फूड छोड़ दिया। उसने इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसका इरादा बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए लंबा खेल खेलना था। अगर ये दोनों किसी मुसीबत में पड़ जाते, तो ओगावा परिवार अपनी योजना बदल सकता था, जिससे स्थिति अप्रत्याशित हो जाती। यान फेई का लक्ष्य न केवल उनके अपहरण की योजना को विफल करना था, बल्कि उसे पूरी तरह से मिटा देना था। अगर वह उन्हें रोक देता, तो दूसरा पक्ष अपने लोगों को भेजना जारी रख सकता था। सटीक खुफिया जानकारी के बिना वह उनके अभियानों को विफल नहीं कर सकता था। यही एक कारण था कि यान फेई ने इन दोनों जापानियों को अस्थायी रूप से बख्श दिया। हालांकि एक बार जब उसे उनकी कार्ययोजना का पता चल गया, तो यान फेई एक ही बार में सब कुछ पकड़ने के लिए एक लक्षित युद्ध योजना तैयार कर सका। शक्तिशाली ड्रोन अवतार के साथ उसे विश्वास था कि वह एक ही झटके में विरोधियों का सफाया कर सकता है। पर्याप्त संख्या में विरोधी सेनाओं को हराने से वे फिर से अपहरण की योजना बनाने से हतोत्साहित हो सकते थे। होटल लौटते ही यान फेई तुरंत सो गया। उसने सुबह 8 बजे चेकआउट किया और बेधड़क हैंग सिटी से शंघाई की ओर निकल पड़ा। 3 घंटे बाद वह शंघाई वापस लौटा। फिर काम के इंतजामों का हवाला देते हुए उसने लू पिनपिन को बंद कमरे में बातचीत शुरू करने के लिए बुलाया। सबसे पहले यान फेई ने लू पिनपिन के साथ अपनी इकट्ठी की हुई खुफिया जानकारी साझा की, लेकिन उसने जानबूझकर यह जानकारी नहीं दी कि वांगदे फूड एक जापानी कंपनी है और जापानी उसे अगवा करने की योजना बना रहे थे।
आखिरकार वह नहीं चाहता था कि लू पिनपिन ज्यादा परेशान हो और उसके पास विरोधी के लोगों का सफाया करने की ताकत भी थी। इसलिए उसने इस बात को छुपाने का फैसला किया। इस बीच यान फेई ने विस्फोटक वीडियो सबूत कैद करने के लिए एक हाई डेफिनिशन कैमरे का इस्तेमाल किया था। अगर ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होते रहे तो चीन में ओगावा परिवार का खात्मा हो जाएगा। यहां तक कि वांगडे फूड कंपनी के साथ सहयोग करने वाले डीलर भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में, इन वीडियो के जरिए यानफेई और लू पिनपिन ने पहले ही अजेय स्थिति हासिल कर ली थी। इस उपद्रव के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में जानने के बाद लू पिनपिन ने तुरंत यानफेई के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा की। देखते ही देखते शाम के 7-8 बज गए। सुरक्षा की दृष्टि से यान फेई ने लू पिनपिन को कंपनी में ही छोड़ दिया और पूरे समय उसके साथ रहा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सुरक्षाकर्मी भी 2 शिफ्टों में बंट गए, एक फूड फैक्ट्री की रखवाली करता था और दूसरा कंपनी मुख्यालय पर तैनात था। यान फेई मूल रूप से लू पिनपिन को शंघाई से दूर ले जाना चाहता था ताकि वह कुछ समय के लिए तूफान से बच सके। हालांकि वह जानता था कि रयोको के मुखबिर उसकी और लू पिनपिन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उसे डर था कि उसकी ओर से कोई भी बदलाव ओगावा परिवार की कार्य पद्धति को बदल सकता है और वह उन सभी को एक साथ पकड़ने का मौका गंवा सकता है। इसलिए उसने लू पिनपिन को शंघाई में छोड़ने का जोखिम उठाया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने चीनी सरकार से मदद क्यों नहीं ली और जापानियों से निपटने के लिए सरकारी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो मुख्य कारण ये था कि उसके पास इतने सारे रास्ते कि इस तरह के सहयोग से उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा उसे ड्रोन की मारक क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि सिर्फ अपने दम पर ही वह आने वाले किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता है, इसलिए उसने चीनी सरकार को सतर्क नहीं किया। हालांकि यानफेई का असली शरीर कंपनी मुख्यालय में था, फिर भी वह शंघाई के तट पर समुद्र तल पर सक्रिय एक ड्रोन अवतार को गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा था। ड्रोन का क्वांटम रडार 5 मिनट में समुद्री जहाजों की व्यापक निगरानी करता था और शंघाई में प्रवेश करने वाले सभी जहाजों पर नजर रखता था। किसी संदिग्ध जहाज के सामने आने पर यह जहाज के नीचे की ओर जाकर तब तक जांच करता था जब तक कि वह संदिग्ध न हो जाए और फिर उसे छोड़ देता था। अपने और लू पिनपिन दोनों के खिलाफ ओगावा परिवार की आने वाली चालों के बारे में पहले से ही जानते हुए यान फेई ने स्वाभाविक रूप से तैयारी कर ली थी। उसकी योजना शंघाई के तट पर ओगावा परिवार के लोगों को रोककर उन्हें समुद्र में ही मार गिराने की थी। ड्रोन की भयानक युद्ध शक्ति और आकाश तथा पानी के भीतर दोनों जगह काम करने की अद्भुत क्षमता के कारण उसे विश्वास था कि समुद्र में उसके हमले से कोई नहीं बच सकता। समय तेजी से रात के 11 बज रहे थे। यान फेई, जो ऑफिस में शांत दिख रहा था, असल में अपना सारा ध्यान ड्रोन अवतार पर केंद्रित कर रहा था। पानी में ड्रोन क्वांटम रडार की अधिकतम स्कैनिंग त्रिज्या केवल 100 किलोमीटर थी, लेकिन ये दूर से ही दुश्मन का पता लगाने के लिए पर्याप्त थी। यान फेई ने शंघाई जाने वाले जहाजों के रास्ते लगभग बंद कर दिए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि 11 बजने के बावजूद उसे जहाज की कोई असामान्य गतिविधि नजर नहीं आई। क्या उस दिन उसने समय गलत सुना था, या क्या रयोको और जो ओगावा को एहसास हो गया था कि उसने चुपके से उनकी बातें सुन ली थीं और जानबूझकर उसे गलत समय बताकर धोखा दिया था। यान फेई जब सोच ही रहा था तभी ड्रोन के क्वांटम रडार ने चेतावनी दी। जांच करने पर उसने देखा कि ड्रोन अवतार से 20 किलोमीटर पूर्व में समुद्र तल पर एक बड़ी वस्तु दिखाई दी थी। वह पूरे समय समुद्र की सतह पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था, समुद्र तल को नजरअंदाज कर रहा था, इसलिए क्वांटम रडार का स्कैन सिर्फ सतह तक ही सीमित था। अगर यह वस्तु रडार की चेतावनी सीमा के पास न होती तो शायद उसे इसका पता ही न चलता। यान फेई ने जल्दी से क्वांटम रडार का स्कैन समुद्री जल में किया और पाया कि उसकी ओर आ रही विशाल वस्तु एक विशाल पनडुब्बी थी। चूंकि यान फेई ने पहले पनडुब्बी पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह केवल उसके रूप रंग के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर सका कि वह किस देश की है। चूंकि वह चीन के अपतटीय जल क्षेत्र में थी, इसलिए वह गहरे समुद्र में प्रशिक्षण ले रही कोई चीनी पनडुब्बी हो सकती थी। लेकिन यान फेई ने कोई जोखिम नहीं उठाया। पनडुब्बी पर कड़ी नजर रखते हुए उसने ड्रोन अवतार को नियंत्रित किया ताकि वह चुपके से उसके पास पहुंच सके। यान फेई को पनडुब्बी के करीब पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगे। समुद्र तल बिल्कुल काला था, लेकिन ड्रोन की आंखें असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। समुद्र की गहरी खाई में भी वह हल्की सी रोशनी में भी बारीकियां पहचान सकता था। ये पनडुब्बी बहुत बड़ी थी। यान फेई ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि इसका विस्थापन 3000 टन से ज्यादा होगा। इसका आकार सुव्यवस्थित था, लेकिन पारंपरिक घुमावदार आकार का नहीं था।
इसके बजाय ये कई सपाट सतहों से सुचारू रूप से जुड़ी हुई थी, जो दूसरी पनडुब्बियों से थोड़ी अलग दिखती थी। इसके कन्निंग टॉवर पर एक बड़ा सफेद अंक 508 लिखा हुआ था। अब चूंकि ड्रोन शंघाई से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, क्वांटम रडार इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह पनडुब्बी की राष्ट्रीयता का पता नहीं लगा पा रहा था। लेकिन कंपनी मुख्यालय पहुंचकर यान फेई ने तुरंत अपना कंप्यूटर चालू किया और पनडुब्बी 508 खोजना शुरू कर दिया। सर्वशक्तिमान सर्च इंजन ने तुरंत ही प्रासंगिक परिणाम दे दिए। पता चला कि ड्रोन अवतार द्वारा खोजी गई पनडुब्बी कोई घरेलू चीनी पनडुब्बी नहीं थी, बल्कि जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की थी। ये पनडुब्बी सोरू श्रेणी की थी, जो जापान के मजबूत हेइसेई पनडुब्बी कार्यक्रम के 16वें वर्ष से निकली थी, जिसे एक 6SS के नाम से जाना जाता है, और यह जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की सबसे उन्नत प्रकार की सक्रिय ड्यूटी पनडुब्बी है। रेड ड्रैगन नामक पनडुब्बी 508 का निर्माण 2013 में शुरू हुआ, 2015 में लॉन्च किया गया और 2017 में आधिकारिक तौर पर सेवा में प्रवेश किया। ये 84 मीटर लंबी, 9.1 मीटर चौड़ी और 10.3 मीटर ऊंची थी। इसका मानक विस्थापन 2950 टन था और यह स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (AIP) और संबंधित सहायक मशीनरी से सुसज्जित थी। इसके पतवार में मजबूती के लिए उच्च तन्य इस्पात का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 2 डीजल इंजन और 4 स्टर्लिंग AIP इंजन लगे थे, जिससे पनडुब्बी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। इसके अलावा इसमें एक उच्च प्रदर्शन सोनार उपकरण भी लगा था, जो मजबूत खोज और गुप्त क्षमता प्रदान करता था। रेड ड्रैगन का पूर्ण भार विस्थापन 4200 टन तक पहुंच गया। इसके प्राथमिक आयुध में 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब शामिल थे, जो जहाज रोधी, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो और जहाज रोधी मिसाइलें दागने में सक्षम थे। ये जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की पहली पनडुब्बी थी जिसने AIP प्रणोदन प्रणाली अपनाई, और ये दुनिया भर में सक्रिय सेवा में सबसे बड़ी पारंपरिक शक्ति वाली हमलावर पनडुब्बियों में से एक है, जो वास्तव में गहरे समुद्र में मार करने वाली एक शक्तिशाली पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी के बारे में जानकारी की जांच करने के बाद यान फेई हैरान रह गया। प्रणोदन प्रणाली के परमाणु न होने के अलावा बाकी सभी विशेषताएं परमाणु पनडुब्बी के बराबर ही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्र होने के कारण जापान परमाणु पनडुब्बी बनाने में असमर्थ था, फिर भी उसने पारंपरिक पनडुब्बियों पर काफी प्रयास किया था, जिससे वह परमाणु पनडुब्बी के बराबर की युद्ध शक्ति वाली एक राक्षसी पनडुब्बी बन गई। यान फेई को ऑनलाइन रेड ड्रैगन पनडुब्बी की एक तस्वीर मिली। सामने वाली पनडुब्बी से उसकी तुलना करने पर उसे एहसास हुआ कि दोनों एक जैसी हैं, जिससे ये पुष्टि हुई कि यह पनडुब्बी वाकई जापान की रेड ड्रैगन थी। लेकिन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल की यह पनडुब्बी शंघाई की ओर क्यों जा रही थी? क्या वह जहाज जो उसे नहीं मिल पाया था, जो उगावा परिवार के विशेषज्ञों को ले जा रहा था, वही यही पनडुब्बी हो सकती थी? अगर ऐसा था तो जापान में उगावा परिवार का प्रभाव वाकई भयानक था। वे अपने कर्मचारियों को ले जाने के लिए सैन्य पनडुब्बियां भी जुटा सकते थे। जिस समय यान फेई अपने ड्रोन अवतार का उपयोग करके रेड ड्रैगन पनडुब्बी का आकार माप रहा था, उसी समय रेड ड्रैगन पर लगे उच्च प्रदर्शन वाले सोनार ने भी ड्रोन अवतार का पता लगा लिया था। हालांकि ड्रोन पानी के नीचे तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी पीछे से प्रोपेलर के पानी को धकेलने की आवाज से बचना मुश्किल था, इसलिए जैसे ही वह रेड ड्रैगन के पास आया, रेड ड्रैगन के सोनार ने उसे तुरंत पहचान लिया। ड्रोन का आकार थोड़ा अजीब था और सोनार की प्रतिध्वनि भी कुछ अजीब लग रही थी, जिससे रेड ड्रैगन पर मौजूद सोनार ऑपरेटरों ने उसे शार्क समझ लिया। फिर जिस शार्क को उन्होंने देखा था वह उनके पास तैरकर आए और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगी, मानो उन्हें देख रही हो। इस समय रेड ड्रैगन पनडुब्बी पर सवार चालक दल बेचैन होने लगा। रेड ड्रैगन पनडुब्बी के अंदर सोनार ऑपरेटर ने सूचना दीजिए, संदिग्ध वस्तु पुनः हमारे पोत की ओर आ रही है। कार्यकारी अधिकारी ने कप्तान से कहा, मुझे लगता है कि यह संदिग्ध वस्तु खतरनाक है, क्या हमें इसे नष्ट करने के लिए टारपीडो छोड़ देना चाहिए? कप्तान ने जवाब दिया, इस मिशन का एक विशेष उद्देश्य है, हम लोगों को शंघाई के तटवर्ती जलक्षेत्र तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हम कोई जटिलता बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्यकारी अधिकारी ने कहा, लेकिन ये चीज हमारा पीछा करती रहती है, हमारा ठिकाना उजागर हो सकता है। हमने इसे भगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया और इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मुझे शक है कि यह कोई जीवित प्राणी नहीं है। और देखिए, इसने कई बार हमारा चक्कर लगाया है, लेकिन सोनार पर इसका आकार नहीं बदला है, इसलिए यह पूरी तरह से मानव निर्मित वस्तु होने की संभावना है। हम चीन के जलक्षेत्र के पास हैं।
इस वस्तु के चीन द्वारा निर्मित होने की संभावना बहुत अधिक है। अगर ऐसा है तो हमारा ठिकाना पहले ही उजागर हो चुका होगा। कप्तान ने फायदे और नुकसान पर विचार करना शुरू किया और कार्यकारी अधिकारी ने आग्रह किया, हम अभी भी शंघाई से कुछ दूरी पर हैं। अगर हम संदिग्ध लक्ष्य पर हमला करते हैं तो हमारे टॉर्पीडो विस्फोट के कारण पकड़े जाने की संभावना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम उसे भगा नहीं पाते तो चीन के नजदीकी जलक्षेत्र में पहुंचना जोखिम भरा होगा। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए अगर हम पकड़े गए तो वे हमें खत्म करने का विकल्प चुन सकते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद कप्तान ने अंततः निर्णय लिया और आदेश दिया, मैं ट्यूब नंबर 1 को पनडुब्बी रोधी टारपीडो प्रक्षेपण के लिए तैयार होने का आदेश देता हूं तथा बाहर संदिग्ध वस्तु को निशाना बनाने का आदेश देता हूं। परिणामस्वरूप रेड ड्रैगन पर स्थित टारपीडो ट्यूबों में पानी भरना शुरू हो गया ताकि टारपीडो को लॉन्च करने की तैयारी की जा सके, जिसका लक्ष्य यानफेई का ड्रोन अवतार था। यानफेई ने पनडुब्बी का कई बार चक्कर लगाया था और अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि इससे कैसे निपटा जाए। तभी उसने टारपीडो ट्यूबों में पानी भरने की आवाज सुनी। वह चौंक गया। टारपीडो ट्यूबों का पानी भरना किसी आसन्न हमले का संकेत था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके ड्रोन अवतार को दूसरे जहाजों के सोनार द्वारा पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने कभी यह नहीं सोचा कि दूसरे पक्ष ने उसे नहीं देखा। अब जब उसे एहसास हुआ कि वे टारपीडो हमला करने वाले हैं तो वह स्पष्ट रूप से निशाना था। हालांकि यानफेई ने कभी नौसैनिक युद्ध का अनुभव नहीं किया था और उसे अनुभव की कमी थी। वह झिझका, ये सोचकर कि कहीं उसने पनडुब्बी के इरादों को गलत तो नहीं समझ लिया। तभी उसने पनडुब्बी के नीचे से बुलबुलों की एक बड़ी धारा निकलती देखी और ड्रोन की दिशा में एक विशाल टारपीडो छोड़ा, जिसका पिछला हिस्सा एक तार से जुड़ा था। यानफेई अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उसे एहसास हुआ कि पनडुब्बी असल में उस पर हमला करने वाली थी। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए उसे अब कोई शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो भी उस पर हमला करता वो दुश्मन होता और उसे खत्म कर देना चाहिए। उस समय ड्रोन रेड ड्रैगन पनडुब्बी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। जैसे ही टारपीडो छोड़ा गया, वह ड्रोन की ओर तेजी से बढ़ा। यानफेई के ड्रोन ने जल्दी से रास्ता बदला, लेकिन देखा कि टारपीडो भी मुड़ गया था और ड्रोन का पीछा करता रहा। यानफेई को तब समझ आया कि टारपीडो तार निर्देशित था। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद पनडुब्बी अपनी पूंछ में लगे तार के जरिए टारपीडो को पार कर सकती थी। इसीलिए रास्ता बदलने के बाद भी टारपीडो उसका पीछा करता रहा। यह एहसास होने पर यानफेई ने अब और नहीं टालमटोल किया, बल्कि ड्रोन का अगला हिस्सा आते हुए टॉर्पीडो की ओर मोड़ दिया और ड्रोन के सिर पर लगी वल्कन गन ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने अचानक बुलबुलों का एक विस्फोट देखा और तोप के गोले लगातार टॉर्पीडो के सिर पर लगे। फिर वल्कन गन की गोलाबारी के दबाव में टॉर्पीडो फट गया। यानफेई ने फिर गहरे समुद्र में एक सफेद फूल को खिलते देखा और पानी के तेज दबाव में तेजी से गायब हो गया। पीछे बुलबुलों का एक निशान और फटे हुए टॉर्पीडो का मलबा छोड़ गया। सही सामग्री frey.ubn ओवल सीओम पर देखें। रेड ड्रैगन पनडुब्बी के अंदर मौजूद ऑपरेटर तार की मदद से टारपीडो को दिशा दे रहे थे। तभी उन्होंने अचानक देखा कि टारपीडो अचानक फट गया है और जहाज पर लगे सोनार ने गोलियों की आवाज रिकॉर्ड कर ली है। ये सूचना मिलते ही कप्तान को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दूसरा टारपीडो दागना चाहता था, लेकिन यानफेई द्वारा पहला टारपीडो नष्ट करने के बाद उसने पनडुब्बी से दूरी कम कर ली और 100 मीटर के दायरे में आ गया। इस दूरी पर पनडुब्बी यानफेई पर टारपीडो दाग नहीं सकती थी। हालांकि यानफेई को यकीन नहीं था कि यह उगावा परिवार का जहाज था जो चीन में लोगों को ले जा रहा था, लेकिन अभी अभी हुए अकारण हमले का मतलब था कि आज इस मामले को यूं ही नहीं सुलझाया जा सकता था। ड्रोन तेजी से पनडुब्बी के पास पहुंचा। रेड ड्रैगन की पानी के अंदर 20 नॉट की गति ड्रोन के मुकाबले धीमी थी। ड्रोन ने अपनी नाक को मोड़ा और पनडुब्बी पर 30 मिलीमीटर के कवच भेदी गोले दागे। हालांकि यानफेई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आमतौर पर अचूक 30 मिलीमीटर की नौसैनिक तोप रेड ड्रैगन पनडुब्बी के पतवार पर हमला करने में बेअसर रही। 30 मिलीमीटर के कवच भेदी गोले रेड ड्रैगन के पतवार को भेद नहीं पाए और केवल पनडुब्बी की सबसे बाहरी परत पर लगी नई तरह की रबर की ध्वनि अवशोषित टाइलों को चकनाचूर कर पाए। यानफेई का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से सहायक मस्तिष्क की जांच की तो पता चला कि पनडुब्बी डुबोने पर कोई मेरिट पॉइंट नहीं दिए गए थे, न ही कोई और रिकॉर्ड था। ऐसा लग रहा था कि ड्रोन की नौसैनिक तोप ने रेड ड्रैगन पनडुब्बी पर हमला तो किया था, लेकिन पतवार को नहीं तोड़ा था। इसलिए ड्रोन के मेरिट मूल्यांकन से यह तय हो गया कि हमले के लिए कोई मेरिट पॉइंट नहीं था।
यान फेई रेड ड्रैगन के पतवार की मजबूती से प्रभावित हुए, तभी उन्हें सोरू श्रेणी की पनडुब्बी के पिछले परिचय की याद आई जिसमें पतवार की सामग्री के बारे में जानकारी दी गई थी। उस जानकारी के अनुसार सोरू श्रेणी की पनडुब्बियों में NS 110 उच्च शक्ति वाले स्टील का पूरा इस्तेमाल किया गया था, और इसी उच्च शक्ति वाले स्टील के इस्तेमाल के कारण उनकी अधिकतम गोताखोरी गहराई 604 मीटर थी, जो दुनिया की अधिकांश पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा थी। इस मुठभेड़ से पहले यान फेई को NS 110 हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन यह समझने के बाद कि 30 मिलीमीटर का कवच भेदी गोला भी पतवार को भेद नहीं सकता, उसे समझ में आया कि NS 110 हाई स्ट्रेंथ स्टील कितना असाधारण है, जो वास्तव में 604 मीटर तक गहरे समुद्र में गोता लगाने में सक्षम सामग्री के योग्य है। जहां यान फेई बाहर से बेहद हैरान था, वहीं रेड ड्रैगन पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोग और भी ज्यादा हैरान थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह अज्ञात वस्तु मानव निर्मित है, हथियारबंद हमले करने में सक्षम है, और उसने उनके हथियार को उड़ा दिया है। इसके अलावा हमलावर की पानी के भीतर यात्रा की गति उल्लेखनीय थी, जो उनकी अपनी पनडुब्बी से कहीं ज्यादा थी, और उसने उन पर हमला शुरू कर दिया था। हालांकि हथियार पतवार की स्टील प्लेटों में नहीं घुसा था, लेकिन उसने पनडुब्बी की बाहरी परत को पहले ही नष्ट कर दिया था। मूक टाइलों की सुरक्षा के बिना ड्रोन की नौसैनिक तोप द्वारा रेड ड्रैगन के पतवार पर किए गए हमले की जबरदस्त गूंज समुद्र तल पर फैलने लगी, जिससे रेड ड्रैगन पानी के भीतर शोर का एक प्रमुख स्रोत बन गया और अब अपनी गुप्त स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गया। और नौसैनिक तोप के हमले की क्लैंग 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 ने रेड ड्रैगन पनडुब्बी के अंदर मौजूद चालक दल को बेचैन कर दिया। उन्हें चिंता थी कि अगले ही पल पतवार टूट जाएगी। यान फेई की नौसैनिक तोप ने पनडुब्बी के पतवार पर बमबारी की, लेकिन उसे भेदने में सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बदल दिया और रेड ड्रैगन के बाहरी सोनार उपकरणों पर हमला करना शुरू कर दिया। सोनार उपकरण पतवार के अंदर नहीं, बल्कि ध्वनि का पता लगाने और दुश्मन की पहचान करने में आसानी के लिए बाहर की ओर खुले रखे गए थे। ड्रोन की नौसैनिक तोप की मार से रेड ड्रैगन के सोनार उपकरण, जो बेहद कमजोर थे, तेजी से नष्ट हो गए। ड्रोन द्वारा रेड ड्रैगन के सोनार के नष्ट हो जाने से पनडुब्बी ने अचानक पर्यावरण की निगरानी करने की अपनी क्षमता खो दी और प्रभावी रूप से अंधा हो गई। परिणामस्वरूप कप्तान ने तुरंत तेजी से ऊपर चढ़ने का आदेश दिया और कर्मियों को ले जाने का अपना विशेष कार्य छोड़ दिया। रेड ड्रैगन पनडुब्बी को नष्ट करने में असमर्थ, यान फेई ने लगातार उसका पीछा किया तथा तब तक हमला जारी रखा जब तक रेड ड्रैगन पानी के ऊपर नहीं आ गया। फिर भी उसने समुद्र की सतह के नीचे से कुछ और बार हमला किया, लेकिन पतवार को तोड़ने में असफल रहा। हालांकि रेड ड्रैगन को उभरता देख यान फेई ने अपने हमले रोक दिए और दूर चला गया। पानी में डूबे रहने के दौरान, क्योंकि मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, यान फेई की नौसैनिक तोप रेड ड्रैगन की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। लेकिन जैसे ही वह पानी के ऊपर आया, यान फेई का सबसे शक्तिशाली हथियार मिसाइलें काम में आ गईं। ड्रोन रेड ड्रैगन की नजरों से बचने के लिए दूर चला गया और कुछ दूरी पर पानी से ऊपर उठकर आसमान से ड्रोन की मिसाइलों का इस्तेमाल करके पनडुब्बी पर हमला करने की योजना बना रहा था। 30 मिलीमीटर के तोप के गोले रेड ड्रैगन के पतवार पर बेअसर थे, लेकिन यान फेई का मानना था कि ड्रोन की एंटी टैंक मिसाइलें उसे जरूर भेद सकती हैं। पतवार को भेदने से न सिर्फ उसे रेड ड्रैगन को डुबोने के लिए ढेर सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे, बल्कि चीन जाते हुए उगावा परिवार के सदस्यों को भी डुबोया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा का खतरा टल जाएगा। जैसे ही रेड ड्रैगन पानी के ऊपर आया, उसका हैच खुल गया और कई क्रू सदस्य बाहर आ गए। वे पतवार के ऊपर खड़े होकर नुकसान का आकलन करने लगे और पाया कि सोनार को मामूली नुकसान ही हुआ है, इसलिए उन्होंने तुरंत आपातकालीन मरम्मत शुरू कर दी। यान फेई के अनुभवहीनता के कारण वह सोनार की सही स्थिति का पता लगाने में नाकाम रहा। इस प्रकार नौसेना तोप से वास्तविक नुकसान बहुत कम था और सोनार को बचाया जा सकता था। अन्य लोग जो काले कपड़े और हुड पहने हुए थे, बिना किसी भाव के इधर उधर देख रहे थे। उनमें से एक ने सैटेलाइट फोन के माध्यम से बातचीत करने का बीड़ा उठाया। रेड ड्रैगन के अंदर कैप्टन ध्यान से सुन रहा था, ये जानकर राहत महसूस कर रहा था कि अब कोई और हमला नहीं होगा। जब डैमेज कंट्रोल स्टाफ ने बताया कि सोनार की मरम्मत की जा सकती है, तभी उसे राहत मिली। जैसे ही वह रेड ड्रैगन को पानी की सतह पर ही रहने और बेस पर लौटने का आदेश देने वाला था, उसे अचानक रियर कमांड से नए आदेश मिले, जिसमें उन्हें अपना मिशन जारी रखने के लिए कहा गया था। ड्रोन तेजी से गोता लगाता हुआ फिर रेड ड्रैगन से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधी चढ़ाई करता हुआ समुद्र तल से ऊपर चला गया। ड्रोन के शरीर ने तेजी से अपना आकार बदला और अपने मूल स्वरूप में लौट आया। अपने शरीर से टपकते पानी की परवाह न करते हुए
वह दूर रेड ड्रैगन की ओर उड़ गया। ड्रोन तेजी से रेड ड्रैगन के पास पहुंचा और जैसे ही पनडुब्बी पानी के ऊपर आए, पुल के रडार सिस्टम सक्रिय हो गए और उन्होंने तुरंत आगे बढ़ते ड्रोन का पता लगा लिया। दक्षिण कोरियाई तटरक्षक बल के कानून प्रवर्तन जहाज पर हुए हमले की एक पूर्व घटना के कारण जापान ने इस विशेष ड्रोन पर ध्यान दिया था, जो अमेरिकी सेना के प्रीडेटर ड्रोन जैसा दिखता था। जैसे ही उन्होंने ड्रोन को अचानक आते देखा, उन्होंने अपनी सतर्कता बढ़ा दी, न केवल इस खुफिया जानकारी की सूचना कमांड को दी, बल्कि आसन हमले के लिए पनडुब्बी पर अपनी एंटीशिप मिसाइलें भी तैयार कर लीं। यान फेई के नियंत्रण में ड्रोन तेजी से रेड ड्रैगन के पास पहुंचा। जैसे ही ड्रोन इष्टतम आक्रमण दूरी पर था और यान फेई रेड ड्रैगन पर एक एंटी टैंक मिसाइल दागने ही वाला था, दूर क्षितिज पर एक सफेद रोशनी चमक उठी। अचानक ड्रोन का एक पंख टूट गया। एक और रोशनी चमकने के बाद ड्रोन का दूसरा पंख भी टूट गया। अपने पंख खोकर ड्रोन समुद्र में गिर गया और समुद्र तल में डूबने लगा। शंघाई में ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय में यान फेई का असली रूप लू पिनपिन के साथ मामलों पर चर्चा कर रहा था, जब उसने अचानक यान फेई को जोर से चिल्लाते हुए देखा। फिर वो पलट गया और जमीन पर गिर गया, स्पष्ट पीड़ा में लगातार छटपटा रहा था। यान फेई अचानक बीमार पड़ गई, जिससे लू पिनपिन, जो उससे बात कर रही थी, बेहोश हो गई। वह उठी और घबराहट में कॉफी टेबल पर रखा पानी का कप गिरा दिया। उसमें रखी चाय उसके शरीर पर गिर गई और उसका डिजाइनर वर्क सूट भी गंदा हो गया। लेकिन लू पिनपिन को अपने गंदे कपड़ों की जरा भी परवाह नहीं थी। वह आगे बढ़ी, यान फेई को जमीन से उठाया और उसका सिर अपनी बाहों में लेकर जोर से चिल्लाई, फेई, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डराओ मत, ठीक है? यान फेई लू पिनपिन की बाहों में लेटा रहा, उसकी चीख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसका शरीर ऐंठता रहा, यहां तक कि उसकी आंखों की चमक भी फीकी पड़ने लगी। जब लू पिनपिन ने ये देखा तो वह घबरा गई और तुरंत बाहर 2 महिला अंगरक्षकों को मदद के लिए बुलाया। ये दोनों महिला अंगरक्षक हाल ही में सेवानिवृत्त हुई उच्च श्रेणी की सैनिक थीं, जो हर तरह के इलाज और चोटों के प्रबंधन में पारंगत थीं, लेकिन अपने अनुभव के बावजूद वे समझ नहीं पा रही थीं कि यान फेई के साथ क्या हो रहा है और पूरी तरह से हतप्रभ थीं। लू पिनपिन ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए निर्णायक रूप से फोन उठाया, लेकिन फिर उसने देखा कि यान फेई उसका हाथ पकड़े हुए थी और एक एक शब्द कहने के लिए संघर्ष कर रही थी। एम्बुलेंस मत बुलाओ, मुझे बस लेटने की जरूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा हुआ कि जिस समय दूर आकाश में एक श्वेत प्रकाश ने ड्रोन अवतार को खंडित किया, उसी समय यान फेई का अपना शरीर, जो उसके ड्रोन अवतार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वह तीव्र पीड़ा, मानो उसका शरीर चीर फाड़ दिया जा रहा हो, यान फेई के लिए असहनीय थी और वह लगभग बेहोश हो गया था। हालांकि यान फेई दृढ़ था और अंततः उसने दर्द सहन किया। कुछ समय बाद ही उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा और जब उसने लू पिनपिन को एम्बुलेंस बुलाने जाते देखा तो उसने जल्दी से उसे रोक दिया। उसके और उसके ड्रोन अवतार के बीच के रहस्यमय संबंध ने उसकी आध्यात्मिक आत्मा पर एक गहरी चोट पहुंचा दी थी। इसका कोई इलाज नहीं था और इलाज असंभव था, ये केवल उसके अपने स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से ही धीरे धीरे ठीक हो सकता था। आज रात की खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए यान फेई ने इस इमारत में सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए लू पिनपिन के साथ यहां रहना अभी भी कुछ हद तक सुरक्षित लग रहा था। लेकिन एक बार जब वे बाहर निकलकर एम्बुलेंस में सवार हो जाते तो सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के बिना परिणाम अकल्पनीय होते। चूंकि यान फेई अब अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था, इसलिए वह उगावा परिवार के विशेषज्ञों का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था और बाहर निकलते ही वे उसका अपहरण कर सकते थे। इसलिए यान फेई ने लू पिनपिन को आपातकालीन सहायता के लिए फोन करने से रोक दिया और कंपनी के मुख्यालय में ही रहने का फैसला किया। शंघाई के तट पर रेड ड्रैगन के रडार ने ड्रोन को हमले के लिए जहाज रोधी मिसाइलें दागने के लिए तैयार पाया। तभी उसने देखा कि दूर से एक रहस्यमयी सफेद रोशनी से ड्रोन के टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में गिर रहे हैं, जिससे चालक दल के सदस्य कुछ हद तक हक्के बक्के रह गए। काले लिबास वालों में से नेता ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिस हथियार ने अभी हमला किया है वह जापान का नवीनतम विमान आधारित लेजर हथियार है, जिसका अभी भी गुप्त परीक्षण चल रहा है। लेकिन परीक्षण के दौर में भी क्या इतने छोटे ड्रोन से निपटना आसान नहीं है। रेड ड्रैगन पनडुब्बी का कप्तान भी जापान की आत्मरक्षा सेना में उच्च पद पर था और जानता था कि उगावा परिवार की सेना के उच्च अधिकारियों से कई संबंध हैं, इसलिए रेड ड्रैगन को चीन के शंघाई में उनकी तस्करी में मदद के लिए भेजा गया था।
हालांकि उगावा परिवार को रेड ड्रैगन पर पूरा भरोसा नहीं था और उसने रास्ते में सुरक्षा प्रदान करने के लिए लेजर हथियार से लैस एक प्रायोगिक हवाई जहाज भेजा था। आखिरकार उनकी मंजिल चीन ही थी और उगावा परिवार ने ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया था कि कोई गड़बड़ी न हो। फिर भी उन्हें अमेरिकी सेना के प्रीडेटर के रूप में छिपे ड्रोन का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत लेजर हथियार सक्रिय किया और उसे मार गिराया। यान फेई भी लापरवाह था, सिर्फ अपने सामने खड़ी रेड ड्रैगन पनडुब्बी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि दूर से लेजर हथियार से लैस एक प्रायोगिक विमान उसे देख रहा है। प्रायोगिक विमान ड्रोन से बहुत दूर होने और लेजर हथियार की मारक क्षमता बहुत ज्यादा होने के कारण भी वह अनजाने में दूर से आए खतरे को नजरअंदाज कर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका ड्रोन अवतार पहली बार दुश्मन के लेजर हथियार से पूरी तरह नष्ट हो गया और दूर शंघाई में उसका अपना शरीर भी बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी युद्ध शक्ति कम हो गई। रेड ड्रैगन पनडुब्बी का सोनार बाहर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में इससे मुख्य घटकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए नुकसान उतना गंभीर नहीं था जितना अनुमान लगाया गया था। क्षति नियंत्रण कर्मियों की मदद से सोनार की तुरंत मरम्मत कर दी गई। इसलिए रेड ड्रैगन पनडुब्बी के कप्तान ने कर्मियों को शंघाई पहुंचाने का अभियान जारी रखा। रेड ड्रैगन पनडुब्बी डूब गई और फिर से शंघाई की ओर चल पड़ी। समुद्र के नीचे ड्रोन के मलबे के कई बड़े टुकड़े समुद्र तल पर डूब गए, जो समुद्री धाराओं के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, लेकिन उनमें स्वायत्त गति के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से मृत हो गया हो। शंघाई मुख्यालय में समय बीतने के साथ यान फेई की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। हालांकि उससे बहुत दर्द हो रहा था, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वह इतना सुस्त महसूस कर रहा था कि उसे लगातार सोने का मन कर रहा था। ड्रोन पर पहले भी हमला हुआ था और जियाओ कांग, जो अब मर चुका था, ने ड्रोन को मार गिराया था। लेकिन उस समय हालांकि ड्रोन बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह बिखरी नहीं थी और चूंकि ड्रोन का लेवल बहुत ऊंचा नहीं था और होस्ट के साथ उसका कनेक्शन बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए यानफी को बस एक पल के लिए दर्द हुआ, फिर वह जल्दी से ठीक हो गई। हालांकि इस बार ड्रोन का स्तर बढ़ा हुआ था और यानफेई के शरीर के साथ उसका संबंध और भी गहरा हो गया था। लेजर हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने के साथ साथ, जिससे पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक गंभीर क्षति हुई, यान फेई के अपने शरीर को भी इतनी गंभीर समकालिक चोट लगी कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा को भी बहुत नुकसान पहुंचा। जैसे ही यान फेई की आत्मा थोड़ी शांत हुई, उसने ड्रोन अवतार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, मानो ड्रोन अवतार का अस्तित्व ही न हो और यहां तक कि ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष भी नहीं खोला जा सकता। अब तक उसे एहसास हो गया था कि उसके ड्रोन पर शायद किसी लेजर हथियार जैसी चीज का हमला हुआ है। ड्रोन के पंखों को काटने वाली दो सफेद किरणें जरूर किसी लेजर हथियार की रही होंगी। लेजर हथियार की हमले की गति बहुत तेज थी, जिसने ड्रोन को पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया, इतना तेज कि ड्रोन पर लगे क्वांटम रडार ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यान फेई सोचने लगा, ऐसा लग रहा था कि हाल ही में अफ्रीका में घटनाएं बहुत सहजता से घटित हुई थीं, जिससे वह आत्मसंतुष्ट हो गया था और अपने दुश्मनों को कम आंकने लगा था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में कितनी चीजें हैं जो उसके ड्रोन अवतार पर हमला कर सकती हैं, खासकर जब उसका सामना राष्ट्रीय सेनाओं से हो। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इन देशों के पास किस तरह का ट्रम्प कार्ड होगा। ड्रोन के नष्ट होने का मतलब था कि यान फेई ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया था। हालांकि उसके पास पूरी तरह से मौके नहीं थे। वह ड्रोन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था और न ही यूनिवर्सल स्पेस तक पहुंच पा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ड्रोन सचमुच लेजर हथियार से नष्ट हो गया था। उसके मन में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी कि आधी रात को अगर ड्रोन डेटा रिफ्रेश हो जाए तो वह फिर से संपर्क स्थापित कर सकेगा। अब रात के 11:40 हो चुके थे और 20 मिनट में मौसम साफ हो जाएगा। यान फेई पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहा था और उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा था कि रेड ड्रैगन पनडुब्बी का मिशन वाकई उगावा परिवार के कुलों को शंघाई पहुंचाना था या नहीं, और न ही उसे यकीन था कि घायल रेड ड्रैगन शंघाई की ओर बढ़ेगा या नहीं। आज की रात अनिश्चितता से भरी थी और ड्रोन अवतार के बिना यान फेई ने हर चीज पर नियंत्रण खो दिया था। फिर उसने लू पिनपिन से ड्रीम फूड्स फैक्ट्री की सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को मुख्यालय वापस लौटने और यहां सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए कहा। यान फेई के दर्द भरे चेहरे को देखकर लू पिनपिन बहुत चिंतित हो गई। उसने यान फेई को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी गर्माहट से उसके दर्द को कम करने की कोशिश की।
जैसे ही यान फेई लू पिंगपिंग की बाहों में लेटा, उसके शरीर की गर्मी और धड़कन को महसूस कर रहा था। किसी कारण से उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। वह जिस स्थिति का सामना कर रहा था वह जटिल थी, लेकिन उसमें पूरी तरह से लड़ने की शक्ति नहीं थी। उसकी एकमात्र आशा ड्रोन अवतार थी, और अब वह बस शंघाई में आधी रात का इंतजार कर सकता था। इंतजार का समय मानो अंतहीन रूप से खींचता जा रहा था, धीरे धीरे बीत रहा था, फिर भी अपनी अथक गति को कभी नहीं रोक पा रहा था। आखिरकार 20 मिनट बीत गए और शंघाई में आधी रात का समय आ गया। यान फेई ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जैसे ही शंघाई में आधी रात हुई, शंघाई के बाहर समुद्र की तलहटी में ड्रोन के मलबे से अचानक एक हल्की सफेद रोशनी निकली। इस सफेद रोशनी ने समुद्र तल पर बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया और एक रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में उन्हें पूरी तरह से ड्रोन अवस्था में वापस ला दिया। इतना ही नहीं, ड्रोन का सारा डेटा रिफ्रेश हो गया, जिससे उसकी शक्तिशाली लड़ाकू शक्तियां वापस आ गईं। दूर शंघाई मुख्यालय में यान फेई का पूरा शरीर कांप उठा। उसे एक बार फिर ड्रोन अवतार और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की उपस्थिति का एहसास हुआ। उस रहस्यमयी शक्ति ने उस पर भी काम किया और उसकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। हालांकि वह अभी भी कमजोर और निस्तेज महसूस कर रहा था, उसे विश्वास था कि उसे पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ड्रोन अवतार की उपस्थिति को एक बार फिर महसूस करते हुए यान फेई की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रोन अवतार उसके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। लू पिंगपिंग, जो उसे पकड़े हुए था, को लगा कि उसे फिर से दर्द हो रहा है और उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। यान फेई थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए लू पिंगपिंग को धीरे से धक्का देकर दूर किया और उठने की कोशिश करते हुए बोला, पिंगपिंग, अब मैं ठीक हूँ, देखो मैं खुद बैठ सकता हूँ। लू पिंगपिंग अभी भी यान फेई की भलाई के बारे में चिंतित थी और उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें चेकअप के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है? यान फेई ने जवाब दिया, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने अभी जो अनुभव किया वह एक विशेष कारण से हुआ, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं ठीक हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, मैं इस बारे में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। लू पिंगपिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे यान फेई की सेहत की चिंता थी, फिर भी वह उस पर ज्यादा भरोसा करती थी। इतने सालों की दोस्ती के बाद यही उनकी समझ थी। फ्र वेब नॉवल COM। यान फेई दफ्तर में सोफे पर बैठा धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। हालांकि उसकी मुख्य चेतना ड्रोन अवतार से जुड़ी हुई थी। इस लेजर हथियार हमले के बाद वह अपने कामों में और भी ज्यादा सतर्क हो गया और उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत सारे खतरे हैं जो इसे खतरे में डाल सकते हैं। यान फेई ने ड्रोन को तेजी से समुद्र की सतह पर आने और फिर उससे 1 मीटर ऊपर मंडराने के लिए नियंत्रित किया, जिससे क्वांटम रडार सक्रिय हो गया और सफेद रोशनी जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में अधिकतम 500 किलोमीटर की दूरी तक स्कैन किया जा सका। दरअसल उन्होंने 480 किलोमीटर पूर्व में आकाश में एक बड़ा और अजीब सा दिखने वाला हवाई जहाज देखा, जिसके नीचे एक अजीब सा उपकरण लगा हुआ था। ये वही हवाई जहाज होगा जिसने उन पर लेजर हथियार से हमला किया था, और वह अजीब उपकरण वास्तव में लेजर हथियार ही था। हालांकि यान फेई उस विशाल हवाई जहाज को गिराना चाहता था, लेकिन दुश्मन के पास एक शक्तिशाली हथियार था जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। इसके अलावा वह और लू पिंगपिंग इस समय ओगावा परिवार द्वारा अपहरण के संकट का सामना कर रहे थे। यान फेई को अपनी और लू पिंगपिंग की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए फिलहाल वह केवल उस हवाई जहाज को ही छोड़ सकता था जो लेजर हथियार दाग सकता था। ड्रोन ने अपनी नाक नीचे की और फिर से समुद्र में प्रवेश किया, फिर क्वांटम रडार का उपयोग करके समुद्र तल का विस्तृत स्कैन किया। 100 किलोमीटर के स्कैनिंग दायरे में उसने तुरंत रेड ड्रैगन पनडुब्बी को शंघाई की ओर बढ़ते हुए पाया, जबकि शहर का क्षेत्र केवल 70 किलोमीटर दूर था। ड्रोन ने लाल ड्रैगन को देखा और मुड़कर लाल ड्रैगन का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि यान फेई अब ड्रोन को आसमान में उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि समुद्र के पास उड़ते हुए उस विशाल लेजर हथियार दागने वाले हवाई जहाज को पता चल जाएगा या नहीं, इसलिए समुद्र की तलहटी में ही रहना सबसे सुरक्षित था। रेड ड्रैगन पनडुब्बी की पानी के नीचे की गति केवल 20 नॉट यानी लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन यान फेई के ड्रोन अवतार की पानी के नीचे की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जो रेड ड्रैगन से कहीं ज्यादा थी। इसलिए 10 मिनट बाद ही ड्रोन रेड ड्रैगन के पास पहुंच गया और तब तक वे शंघाई शहर से केवल 65 किलोमीटर दूर थे। यान फेई बहुत सतर्क था।
वह रेड ड्रैगन के पास नहीं गया, बल्कि उससे 5 किलोमीटर दूर प्रादेशिक जलक्षेत्र में छिप गया, ताकि उसकी आवाज कम से कम हो, और दूर से ही क्वांटम रडार से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। इस बार रेड ड्रैगन ड्रोन का पता नहीं लगा सका। वह आगे बढ़ता रहा और ड्रोन उसी गति से उसके पीछे पीछे चलता रहा, हमेशा उसके पीछे पीछे। 40 मिनट बाद रेड ड्रैगन पनडुब्बी शंघाई शहर क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद रेड ड्रैगन आगे नहीं बढ़ा, बल्कि सतह पर आकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। ये कहना जरूरी है कि जापानी सोरू श्रेणी की पनडुब्बी के पानी में डूबने के बाद उनकी गुप्तता प्रभावशाली थी। उनके द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का स्तर बेहद कम था, यहां तक कि आसपास के समुद्री शोर से भी कम, इसलिए जब तक कोई विशेष ध्यान न दे, उनकी उपस्थिति का पता नहीं चल पाता। यही कारण था कि जब रेड ड्रैगन शंघाई के तट से 40 किलोमीटर दूर पानी में गुप्त रूप से प्रवेश कर गया था, तब चीनी नौसेना को उसका पता नहीं चला था। हालांकि अगर रेड ड्रैगन आगे बढ़ता रहा तो वह चीनी नौसेना के पनडुब्बी रोधी जाल में घुस जाएगा और निस्संदेह अपनी स्थिति का खुलासा कर देगा। पनडुब्बी रोधी जाल के बाहर रुकने से यह पता चला कि जापान चीन की सैन्य तैनाती के बारे में पूरी तरह स्पष्ट था और खतरनाक इलाकों से बच सकता था, इस प्रकार खुद को जोखिम में नहीं डाल सकता था। पानी की सतह पर आने के कुछ ही मिनट बाद शंघाई की ओर से एक मध्यम आकार की नौक रेड ड्रैगन के पास पहुंची। नौक के चालक दल ने रेड ड्रैगन पर सवार लोगों से कुछ बातचीत की और फिर कुछ लोग रेड ड्रैगन से नौक पर चढ़ गए। इसके बाद नौक मुड़ी और शंघाई की ओर तेजी से चल पड़ी। लोगों को दूर भेजने के बाद रेड ड्रैगन तेजी से डूब गया, अपने मूल स्थान से 2 किलोमीटर दूर चला गया और समुद्र की तलहटी में घात लगाए बैठा रहा। यान फेई के ड्रोन अवतार की नौसैनिक तोपें रेड ड्रैगन के पतवार को भेद नहीं पा रही थी, इसलिए फिलहाल वह डूबे हुए रेड ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने रेड ड्रैगन के पास जाने की बजाय नौक का पीछा करने का फैसला किया। हालांकि नौक तेज थी, फिर भी वह ड्रोन की पानी के नीचे की गति जितनी तेज नहीं थी। ड्रोन तेजी से नौक के पास पहुंचा और चुपचाप उसके नीचे चला गया, ऊपर से आ रही आवाजें सुनता रहा। नौक पर किसी ने जापानी भाषा में कहा, काजुतेरू-कुन, हमने पुष्टि की है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी के प्रमुख यान फेई और महाप्रबंधक लू पिंगपिंग सभी इस समय अपने मुख्यालय में हैं और किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं तथा अभी तक बाहर नहीं गए हैं। एक और आवाज ने पूछा, क्या आपके पास उनकी तस्वीरें हैं? वह व्यक्ति उसे कुछ दिखाते हुए बोला, ये उनकी तस्वीरें हैं। उनकी सुरक्षा में कुछ सेवानिवृत्त चीनी सैन्यकर्मी भी हैं, इसलिए काजुतेरू-कुन, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। सही सामग्री FRE-1 बीनोवल COM पर है। काजुतेरू नाम के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चीन के सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? क्या जो लोग दशकों से नहीं लड़े हैं उन्हें भी सैनिक माना जाता है? चिंता मत करो, परिवार ने मुझे अपहरण का काम सौंपा है और कोई भी मेरे अभियान को रोक नहीं सकता। यहीं पर यान फेई को आखिरकार यकीन हो गया कि रेड ड्रैगन वाकई लोगों की तस्करी का एक जरिया था। नौक पर सवार लोग उगावा परिवार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ थे और उनका निशाना असल में वो खुद और लू पिंगपिंग ही थे। यान फेई ने जब नौक पर मौजूद कुछ लोगों की पहचान की पुष्टि कर ली और यह जान लिया कि आज रात वे ही उसके निशाने पर हैं, तो उसके दिल में एक जानलेवा इरादा पैदा हो गया। लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने नौक को आगे बढ़ने दिया। जैसे ही नौक रेड ड्रैगन पनडुब्बी के छिपने की जगह से काफी दूर निकल गई, ड्रोन ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और नौक पर हमला बोल दिया। जैसे ही नौक चीन के जलक्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी, अचानक कंपन हुआ और उसके पिछले हिस्से में एक जोरदार विस्फोट हुआ। पिछले हिस्से में लगा इंजन नौसैनिक तोप से नष्ट हो गया। इसके बाद नौक में और भी जोरदार कंपन हुआ और कुछ ही सेकंड में ड्रोन की नौसैनिक तोप ने पतवार को भेद दिया, जिससे भारी मात्रा में समुद्री पानी अंदर घुस आया। नौक पर सवार काले कपड़े पहने उगावा परिवार के सदस्यों ने उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा और जोर से डांटा, क्या हो रहा है? जो व्यक्ति उन्हें लेने आया था वह कुछ घबराया हुआ था और बोला, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर किसी अज्ञात शक्ति ने हमला किया है और यह हमला समुद्र की तलहटी से हो रहा है। काजुतेरू नाम के व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने कोई जानकारी लीक की है? क्या नीचे से हमला करने वाला कोई चीनी पनडुब्बी है? लेकिन काजुतेरू ने जवाब का इंतजार नहीं किया, क्योंकि नौक का निचला हिस्सा टूट चुका था और अचानक बड़े कैलिबर वाली नौसैनिक बंदूक की कई गोलियां समुद्र तल से ऊपर की ओर उड़ी, जिससे गाइड मौके पर ही चूर चूर हो गया। काजुतेरू चौंक गया और तुरंत समुद्र में कूद गया। तभी उसने देखा कि ऊपर खड़ी नौक अचानक फट गई।
पता चला कि ड्रोन की गोलियां सीधे ईंधन टैंक से टकराई थीं। ईंधन टैंक से डीजल लीक हो गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में नौका पर सवार लोगों को भारी नुकसान हुआ। जो लोग भाग्यशाली थे कि विस्फोट में नहीं मारे गए, वे भीषण लपटों में जल गए या घायल हो गए। केवल काजुतेरू, जो पहले ही समुद्र में कूद गया था, सुरक्षित बच गया।